इसके अंदर फिट नहीं होनी थी। तो ये कौन सा एम्प्टी डेल्टा साइन बन गया ना। डेल्टा ट्रायंगल जब होती है तो एम्प्टी डेल्टा साइन उसको कहते हैं। अगर कोरोनल हो तो उसके ऊपर जो साइनसेस हमें नजर आ रहे हैं सुपीरियर सेजल साइनस, ठीक है, वो एम्प्टी डेल्टा देगा। जब एक्सियल हमारे पास होगा तो वहां पर भी टॉर्कुला के लेवल पर भी और सुपीरियर सेजल साइनस के लेवल पर भी जो जो साइनस हमें अ, अपना एक्सियल में नजर आएगा तो उसका जब डेल्टा बनेगा तो उसको हम एम्प्टी डेल्टा साइन, जब उसमें कंट्रास्ट से फिल नहीं होगा। ये बेसिकली साइन होता है सीईसीटी का, ठीक है। लेकिन जब पोस्ट कंट्रास्ट एमआर होता है ना तो फिर भी उसका ये कोरोस्पॉन्डिंग होता है, ठीक है। ये एक्यूट डीवीएसटी है। हमारे पास यहाँ पर कोई ना हमें वीनस हेमरेज नहीं नजर आ रही विजुलाइज्ड ब्रेन कायमा में, ठीक है। तो ये फिर एक्यूट हो गया, एक्यूट डीवीएसटी, तकरीबन 1 से 2 दिन का, ठीक है। जो भी फिर सीक्वेंस आएगी आपको उसमें पहचानना होगा। बस याद ये रखना है कि ना आमतौर पर फ्लो वॉइड होता है साइनसिस में T2 के ऊपर और तो T1 के ऊपर भी ना। तो जब लॉस हो जाएगा ना उसका लॉस ऑफ फ्लो वॉइड वो डीवीएसटी होगा। चलें एक्सक्यूज मी मैम। जी। मैम ये जो पिछली इमेज है इस पे फ्लेयर इमेज पे तो वैसे भी लॉस ऑफ नॉर्मल फ्लो वाइड होना चाहिए ना, तो वो तो वैसे भी काला ही दिख रहा है अच्छा साइनस। मेरी बात सुने, ये ना बिल्कुल काला नहीं है, ये काला है, ठीक ये है, थोड़ी काला नहीं है, मुझे ठीक। ये इंटरमीडिएट इंटेंसिटी है ना। हम्म, हमें पता है ना जिस तरह हम अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं जब बिल्कुल आर्टीरियल या वीनस का थ्रोम्बस 6 आवर्स या 12 आवर्स का होता है तो हमें वहां पे कुछ नजर आता है? नहीं नहीं नजर आता ना। बिल्कुल मामला इसी का भी CTMR का भी। मैम इस फ्लेयर सीक्वेंस में तो फ्लूइड आ रहा है। बेटा मैं यही तो बता रही हूँ कि ये जो वॉइड होते हैं ना सिग्नल, ये बिल्कुल इस जेट ब्लैक नजर आता है। यहाँ पर सॉरी आपको मैम, अंदर T2 पे, इंटेंसिटी T2 नजर पे आ रही है। जी, ये तो ठीक है, T2 वाला। क्योंकि ये साइनस इतना ज्यादा डिस्टेंड कर गया हुआ है इसके ऊपर जो आपको इधर नजर आ रहा है ना, इसके ऊपर इसकी वेजल वॉल देखें, हम्म, सिग्नल ज्यादा नहीं आ रहा है इसका इधर। ये जी उसी केस का पेरिफेरी जब पर। ठीक है मैम जी। ये उसी केस का अगर आपके सामने कंट्रास्ट इनहैंस सीक्वेंस लगाया ना तो फिर भी क्या आप T2 को देखेंगे? नहीं मैम कंट्रोल। और मैम एक चीज और, आप स्पॉट 1 जो बता रही थी उसमें वो हॉरिजेंटल बीम का आप कुछ बता रही थी, वो स्टार्ट में मिस हो गया था वो कुछ। अच्छा इस तरह इसको एंड में करते हैं, इस तरह फिर रह जाएंगी ना चीजें। ठीक हाँ, ठीक है आगे मैम। किस कर रहे हैं तो फिर बाद में करें। अच्छा अब स्पॉट 3 को हम देखते हैं। ये इंटरवेंशन का केस था तो लंग CT गाइडेड लंग बायोप्सी है, ठीक है। तो ये नीडल उसके अंदर जा रही है और नीडल टिप जो है मैस के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर भी नीडल टिप ऐसी मैस के अंदर है। डिट्टो इमेजेस तो नहीं आ सकते, तो इसमें इंटरेक्टिव इस तरह से था कि दूसरा जो इमेज था उसमें जो टिप थी ना वो बाहर निकल रही थी यहाँ तक। तो फिर उसमें पूछा हुआ था कि कौन सी जो एग्जैक्ट जो है ना वो नीडल की पोजीशन ठीक है। तो जो मैस के अंदर वाली है वो ठीक है, सही है। अच्छा ये थोड़ा-सा मैं ना आपको पढ़ा देती हूँ, ये लंग बायोप्सी किस तरह से करते हैं। जो इक्विपमेंट हमारे पास चाहिए होता है ना, वो होता है कि सरफेस मार्कर्स हम लेते हैं, रेडियो ओपेक मार्कर। इसमें कोएक्सियल बायोप्सी सेट होता है और साथ में ना आमतौर पे जो हमारे पास बेसिक प्रोसीजर के लिए कोई भी लिडोकेन और इस तरह के होती हैं ना, वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये कोएक्सियल नीडल है और ये FNA वाली नीडल है, ठीक है। 22 गॉज ये FNA नीडल है और ये इसका स्टीलेट है। और ये कोएक्सियल की नीडल है और ये इसके अंदर जो सैंपल नॉच है ये वो है। ये इसका कैनुला है और ये इसके अंदर स्टीलेट है, ठीक है। ये कटिंग कैनुला होता है। ये कैनुला जो है इसके ऊपर चढ़ा देते हैं और ये जब अंदर पहुंच जाता है ना तो स्टीलेट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आगे वो एडवांस होता है। अच्छा कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं CT गाइडेड लंग बायोप्सी की? निमोथोरेक्स, ठीक है। निमोथोरेक्स होता है विदाउट नीड फॉर इंटरवेंशन और स्मॉल अमाउंट ऑफ पल्मोनरी हेमरेज हो सकती है और हेमोप्टाइसिस हो सकता है। जो मेजर हैं उनमें ऐसा निमोथोरेक्स जो बहुत ज्यादा हो जाए, मॉडरेट टू
ग्रॉस और उसमें फिर चेस्ट ट्यूब प्लेसमेंट की जरूरत पड़े तो वो मेजर कॉम्प्लिकेशन में आता है। हीमोथोरिक्स, हेमोप्टासिस रिक्वायरिंग इंटरवेंशन, एम्बोलाइजेशन करनी पड़ जाए, ठीक है, पेशेंट मतलब उसकी लाइफ थ्रेटन हो रही हो, या एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, नीडल ट्रैक की सीडिंग हो सकती है और पेशेंट की डेथ हो सकती है। अच्छा, इसको देखें, ये वाले जो केस है इसमें भी ये मैथ्स है और ये इसके अंदर है। अच्छा, एक और केस मैंने रखा था, शायद वो मैं रखा नहीं है। उसमें ये है कि अगर जब हम नीडल को एडवांस करते हैं ना, ये तो मैथ्स बिल्कुल प्लूरा के सरफेस को टच किया हुआ है, इसका तो बहुत ही आसान है ना बायोप्सी करना। अगर यहाँ पर ये मैस है, जब हम जो हमारा कटिंग कैनुला होगा, जब वो इस एज के ऊपर आएगा ना, तो स्टीलेट हम निकाल लेते होते हैं और फिर उसके अंदर बायोप्सी नीडल डाल देते हैं। जैसे ही वो प्लूरा को कट करता है ना, तो न्यूमोथोरिक्स डेवलप होता है। अब वो जो न्यूमोथोरिक्स होता है, उस कैनुला के पीछे बाद में हम ना सिरिंज से ना अ, जो एस्पिरेशन कर लेते हैं उस एयर की, उससे क्या होता है कि प्लूरा दोबारा अपोज हो जाती है और वो मिनिमल सा रह जाता है, ठीक है? और फिर दोबारा आगे उसके अंदर एडवांस करके तो जो बायोप्सी नीडल को एडवांस करके तो वो सैंपल ले लिया जाता है, ठीक है? चलें, ये एक और इमेज है, ये भी बिल्कुल इमेज एग्ज़ैक्ट नहीं है। तो इसमें ये था कि जो है ना सीटी गाइडेड बायोप्सी है उसकी किडनी की ना, तो अगर ये नीडल जो है किडनी में ना आए, ये यहाँ से जो है वो ना इधर आ रही हो, ये तो ये होता है आईवीसी के अंदर, ये आईवीसी है ना यहाँ पर आ रही हो, और पूछा जाए कि इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या डेवलप हुई है और कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है? तो फिर जो होती है ना सीटी गाइडेड रीनल बायोप्सी के अंदर ना आईवीसी की पंक्चरिंग बहुत रेयर है, लेकिन सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी होती है। इसमें हम मल्टीडिसिप्लिनरी टीम को इन्वॉल्व करते हैं, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट को बुलाएंगे, वास्कुलर सर्जन को बुलाएंगे, ठीक है? और इसके अलावा हमने उसको क्या करना है, प्रेशर अप्लाई करना है ना वहाँ उस साइड के ऊपर, वो ही अप्लाई करना उसके ऊपर चैलेंजिंग होता है, ठीक है? और पेशेंट को ना पेशेंट की हमने उसकी हेमोडायनामिक स्टेबिलिटी को हमने देखना है, वो इनस्टेबल ना हो। और मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं वो फर्दर और इमेजिंग टेस्टिंग करेंगे कि कोई और जहाँ जगह पे इंजरी तो नहीं हुई, रीनल आर्टरी तो नहीं इंजर हुई, एओर्टा तो नहीं इंजर हो गई, ठीक है? और फर्दर हम ना एम्बोलाइजेशन करेंगे टू स्टॉप द ब्लीडिंग, और साथ में सपोर्टिव केयर टू मैनेज ब्लड लॉस एंड हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी, ठीक हो गया? अब एक बात ना ये तो मैंने ये आपके लिए ये सारा ये लिखा हुआ है ना, तो अगर ये सीटी गाइडेड किसी भी जगह की बायोप्सी आती है तो अनसीन केसेस हैं, तो वो तो अब आपने देख लेना कि नीडल इस तरह की होती है, हमारा सीटी है तो नीडल टिप कहाँ-कहाँ जा रही है, तो फिर उसके मुताबिक आपने सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है? चलें, ये कौन बताएगा? अच्छा, आप में से कोई ये इसका डायग्नोसिस बनाए? ईज़ी है? ये आर्टीरियो वेनस फिस्टुला। तो नहीं, फिर हमें इसमें बस एवीएफ लिख देंगे टॉक्स के स्टेशन में, बस? नहीं डिस्क्राइब डिस्क्राइब करेंगे कलर बताएँ ना डॉपलर क्या लिखना अल्ट्रासाउंड है? 10 नंबर का images स्टेशन है। showing arterial and venous vessels flow, and there is jet of flow आप between the venous and arterial systems. हाँ, आप The इसमें लिखेंगे ना arterial ये एरिया भी तो हमें पता चल ही रहा है ना। आप इसमें लिखेंगे जो है ना कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड with high frequency linear probe of the groin area showing grayscale color and spectral doppler, ठीक हो गया? अब इसमें जब कलर डॉपलर है उसमें आप बताएं कि जो ग्रे स्केल के ऊपर हमें जो वॉल की वेजल्स के दरमियान में ना वॉल की
इंटेग्रिटी का लॉस ऑफ इंटेग्रिटी। ठीक हो गया। अब जब हम कलर फ्लो उसमें डाला है तो देयर इज अलाइजिंग एट द डिफेक्ट। ठीक है, और अलाइजिंग आ रही है, और जो ये वाला हमारे पास वीनस फ्लो है, तो ये आर्टरी है, आर्टीरियल फ्लो है, और ये वाला वीनस, ये मेंशन किया हुआ है साथ में ना। तो इसके दरमियान में डायरेक्ट कम्युनिकेशन है बिटवीन द आर्टरी एंड द वेन। ठीक है। ऑन स्पेक्ट्रल डॉपलर, ये आर्टरी के अंदर डाला हुआ है, आर्टरी के अंदर स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग आ गई है, और जब वेन के अंदर डाला हुआ है तो उसके अंदर आर्टियलाइजेशन आ गई है, वेन मोनोफेजिक फ्लो की आर्टियलाइजेशन आ गई है विद टर्बुलेंस एंड स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब ये सारी फाइंडिंग्स आपने उसमें लिखनी है जो मैंने बोली है, रिपीट करने की जरूरत है? मैम वीनस का क्या बताया आपने, वीनस फ्लो में? ये देखिए ना, ये वेन का हमारा मोनोफेजिक पैटर्न होता है ना, मोनोफेजिक पैटर्न है, उसमें ना एग्जैक्ट ऐसा नहीं था, इमेज जो हमारे पास था ना उसमें बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस फ्लो था, टर्बुलेंस थी उसके अंदर, और जो है ना पीक्स आ रही थी, उसमें आर्टियलाइजेशन ऑफ वीनस वेवफॉर्म आएगा, ये लिखेंगे उसमें आर्टियलाइजेशन। एवीएफ सस्पेक्ट है ना, ये एवीएफ बन रहा है ना, वेन का फ्लो जो है वो उसमें आर्टियलाइजेशन आ जाएगी ना, उसमें पल्सेटिलिटी आएगी। ठीक है, ये देखिए ना, इसमें मोनोफिजिक फ्लो है, ऐसा तो नहीं होता ना, वो इस तरह बिल्कुल स्मूथ जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे हमें ये पीक्स आ रही हैं, इस तरह डायस्टोलिक और सिस्टोलिक फ्लो आ रहा है। ठीक है, चलें, ये है नॉन पेशेंट ऑफ काउडन सिंड्रोम, इसी तरह हिस्ट्री थी, और ये टेस्टिकुलर अल्ट्रासाउंड है, ग्रे स्केल एंड कलर डॉपलर। तो इसमें हमें इकोजेनिक मल्टीफोकल एरियाज ऑफ वेल डिफाइंड एरियाज ऑफ इंक्रीज इकोजेनिसिटी। ठीक है, और जो कलर डॉपलर के ऊपर जो है ना टेस्टिकुलर नॉर्मल वास्कुलर पैटर्न है ब्लड फ्लो का, और जो लीजन्स हैं उनके अंदर जो है ना वास्कुलरिटी नहीं है, वो ए वास्कुलर लीजन्स हैं। तो क्या बने, ये टेस्टिकुलर हेमाटोमास हैं। जो काउडन सिंड्रोम होता है ना, इसको हम कहते होते हैं मल्टीपल हेमाटोमा सिंड्रोम। ठीक है, इसमें हेमाटोमास हमारे पास बनते हैं थ्रू आउट द बॉडी, और इसमें म्यूकोकुटेनियस लेयंस होते हैं। म्यूकोकुटेनियस लेयंस में ना हमारे पास पेपिलोमेटोसिस होती है, पेपिलोमास बनते हैं, और ट्राइकिलिमोमास बनते हैं। इसके अलावा जो थायराइड, ब्रेस्ट और एंडोमेट्रियम है ना, इनके कार्सिनोमास का रिस्क ज्यादा हो जाता है, थायराइड, ब्रेस्ट, एंडोमेट्रियम। अब इन्हीं जगहों के ऊपर बिनाइन ट्यूमर्स भी लिख लें इसी डिजीज के अंदर, एमएनजी आ जाएगा, फाइब्रोसिस्टिक डिजीज ब्रेस्ट की आ जाएगी, फाइब्रिडनोमास आ जाएंगे, और जो है ना यूट्रस, उसमें भी लियोमायोमास आ जाएंगे। ठीक है, लाइपोमा और फाइब्रोमास वगैरह बॉडी के अंदर वो भी इसमें इंक्रीज कर जाते हैं, टेस्टिकुलर लाइपोमा वो भी इसमें बनते हैं। काउडन सिंड्रोम याद हो गया? अच्छा मेरी बात सुने, मेरे पास 58 कैंडिडेट्स एनरोल हैं, ये 61 पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है। ऐसे नहीं किया करें ना, इस तरह जिन्होंने पे किया हुआ उनके साथ जाती है, लिंक शेयर नहीं किया करें इधर उधर। अच्छा, ये अब बताएं, कौन बताएगा? कुछ स्टूडेंट बताए इससे क्या डायग्नोसिस होगा। अब इस केस में डीडी देंगे अगर हिस्ट्री नहीं है तो। ठीक है, ये क्या साइन आ रहा है? रिवर्स हेलो साइन तो नहीं? हाँ, रिवर्स हेलो, सीटी हेलो हेलो बोलते साइन, हैं इसको। मैम हेलो आ रहा है सर। हाँ, हेलो हेलो, सीटी हेलो साइन इसको बोलते होते हैं, सेंट्रली कंसोलिडेशन एंड पेरिफेरली ग्राउंड ग्लास। ठीक है, तो सीटी हेलो साइन जो है, अगर मैं यहाँ हिस्ट्री देती हूँ ना कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, फिर इसका डायग्नोसिस क्या होगा? हाँ, कौन सी स्पर्जिलोसिस? एंजियो इन्वेसिव एंजियो इन्वेसिव, जो इन्वेसिव होती है ना उसकी भी तीन टाइप्स होती हैं। ठीक है, जी स्पर्जिलोसिस जो टॉक्स का मेरे सेशन ले रहे हैं वो बताएं जरा।
एस्परजिलोसिस कितने टाइप्स की होती है? मैम 5 टाइप्स के होते हैं ना, एक एस्पेरजिलोमा है, नंबर 1 एबीपीए है, एलर्जी, और तीसरे नंबर पे सेमी इन्वेसिव है, एंजियो इन्वेसिव है, और एयरवे इन्वेसिव है, एयरवे इन्वेसिव। हाँ एयरवे इन्वेसिव। हाँ, जी जी जो दो टाइप्स बेसिकली हैं, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव। जो नॉन इन्वेसिव है जी ना, जी। उसमें आ जाता है माइसीटोमा या एस्परजिलोमा, ठीक है। और जो होती है ना इन्वेसिव, उसमें आ जाती है एंजियो इन्वेसिव, सेमी इन्वेसिव, एयरवे इन्वेसिव और एबीपीए, जो एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस है। इन्वेसिव की 4 टाइप्स, नॉन इन्वेसिव की 1 टाइप, ठीक हो गया। और ये है एंजियो इन्वेसिव। ये सराउंडिंग में हेलो जो ग्राउंड ग्लास का आता है, वो किस वजह से होता है? हेमरेज हो हेमरेज। सकता है, हेमरेज होता है, हेमरेज, पल्मोनरी हेमरेज हेमरेज की होता वजह है। से होता है ना। तो फिर अगर सिंपल यहाँ पर यही है और हिस्ट्री वगैरह भी नहीं है, तो फिर हम डीडी देंगे। फिर क्या क्या डीडी होंगे? मैम इसमें वेस्कुलाइटिस हम दे सकते हैं, जैसे कि वैगनर्स हो गया, हेमरेजिक मेट्स दे सकते हैं इसमें, हेमरेजिक पल्मोनरी जो मेट्स होते हैं। हाँ, हेमरेजिक मैट्स, हम्म, वेगनर्स, वेगनर्स वेगनर्स। ग्रैनुलोमाटोसिस, और जी एक तो ये एंजियो इन्वेसिव एस्परजिलोसिस हो गया, और चौथा हो गया ब्रोंकियो एल्वेलर कार्सिनोमा। जी, बॉल ब्रोंकियल बी ये बैक। 4, हाँ बैक, ठीक हो गया। चलिए, ये है नॉर्मल अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर, ठीक है। ये इसका एंड डायस्टोलिक यहाँ से यहाँ तक मेजर करते हैं, और यहाँ तक ये पीक सिस्टोलिक है, ठीक है। अच्छा, अब ये अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर हो गया। ये हमारा है रिड्यूस्ड, इसका एंड डायस्टोलिक ईडीवी, ईडीवी रिड्यूस्ड है, यहाँ पर रिड्यूस हो गया ना, क्योंकि नॉर्मल तो इतना होता है। रिड्यूस हो गया, एब्सेंट हो गया, और ये रिवर्स है। अब इसमें से जो पैटर्न भी एग्जाम में आएगा, आप उसको पकड़ लेंगे ना। जी। चलें, अब इसको देखें, ये ब्रेन साथ में दिया हुआ है। अब ये इसमें एमसीए का जो डॉपलर है ना, ये एमसीए का डॉपलर है। नॉर्मली ये होता है पीक यहाँ तक जा रही है, और ये ईडीवी इतना है, यहाँ से नीचे तक। अब ये नॉर्मल है। अगर ईडीवी इंक्रीज कर गया, उसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस कम हो गई है, ऐसा ही है ना, कम हो गई है, लो इम्पिडेंस हो गई है ब्रेन में, ठीक है। वो हुई इसलिए है कि बच्चा जो है वो हाइपोक्सीमिया में जा रहा है, तो फिर वो यूरोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी उसको हो रही है, तो उसमें वो ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट आ रहा है। ये हमारी माइल्ड यूरोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है, ये हमारी मॉडरेट यूरोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है, और ये हमारी सीवियर यूरोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, ठीक हो गया। चलें जी, ये है जो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी होती है ना, वो एक ब्रॉड टर्म है, उसके फिर 3 कॉजेज आ जाते हैं। उसमें जो सबसे ज्यादा कॉमन है ना, वो यूट्रोप्लेसेंटल। एमसीए का दोबारा बता दें। एमसीए का दोबारा बता दूं? आप में से जिस स्टूडेंट ने अच्छा सुना है, जिसको रिमाइंड हुआ है, वो रिपीट करे, शाबाश। मैम पहले हम अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर के वेवफॉर्म को देखेंगे। हाँ, उसमें मैम उसकी इसमें नॉर्मल जो पहला वाला है इमेज, वो तो नॉर्मल है ना। दूसरे में जो है वो दिखाया हुआ है कि पहले रिड्यूस्ड होगा, फिर एब्सेंट है, और फिर रिवर्सल है ऑफ डायस्टोलिक फ्लो। फिर इसके बाद उसको हम जब हमारे पास ये वाले पैटर्न्स तीनों आते हैं, तो फिर हम डेफिनेटली एमसीए करेंगे टू लुक फॉर ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट। तो इसमें ये जो पहली इमेज है, ये नॉर्मल ब्रेन एमसीए का डॉपलर है। और ये जो दूसरा है जी, ये जो दूसरा है, इसमें दिखाया हुआ है कि डायस्टोलिक फ्लो जो है वो जो रेजिस्टेंस है फ्लो को, वो कम हो गई लॉस है, लॉस हो गई कम है हो उसकी। गई है, हाँ ठीक जी, है, कम हो गई है। कम हो गई है। जब रेजिस्टेंस कम होती है तो डायस्टोलिक भी ऊपर ऊपर जाएगा ना, जब रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी तो डायस्टोलिक नीचे नीचे जाएगा। इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा हुई है, इसमें और ज्यादा हो गया, वो नीचे हो गया। इसमें बहुत ज्यादा हो गया, वो बिल्कुल नीचे हो गया, ठीक है, रिवर्स हो गया पैटर्न। अब बच्चे की तरफ से, इसमें बच्चे की तरफ से प्लेसेंटा की तरफ जाना शुरू हो गया ब्लड, तो इसमें तो इमरजेंसी सेक्शन कर देंगे। इसमें फिर भी थोड़ा सा उसको वॉच करके वीक में 2 दफा कर देंगे, और फौरन से जितना जल्दी हम अगर कर सकते हैं सेक्शन, तो उसको प्लान कर लेंगे फौरन से। ये जैसे ही ये आ गया, तो फौरन से वो मजीद नहीं, वो डिले कुछ भी नहीं करना, किसी घंटे का भी नहीं डिले करना। चले, मैम इसमें डायग्नोसिस जो है वो यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी लिखेंगे, जी जी, आईयूजीआर तो नहीं है ना? वो आईयूजीआर देखिए, ये डॉपलर है। इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन जो है ना,
वो तो मैं बेबी के पैरामीटर्स बायोमेट्री देख के कहूंगी ना कि इसकी रिस्ट्रिक्शन ग्रोथ की है कि नहीं। बेसिकली IUGR में ही हम ये करते हैं, उसका यूट्रोप्लेसेंटा इनसफिशिएंसी देखने के लिए करते हैं। IUGR की वेरियस कॉजेज है ना, ये तो बहुत सारी कॉजेज हैं, मेटरनल कॉजेज हैं, फीटल कॉजेज हैं, ठीक है। IUGR तो बहुत ब्रॉड है ना इसकी इटियोलॉजी, उसमें जो ज्यादातर होती है वो अगर यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी हम देखने के लिए ना ये अम्बलाइकल आर्टरी और ये डॉपलर करते हैं, फिर साथ में MCA को भी देखते हैं। अगर अम्बलाइकल आर्टरी नॉर्मल नहीं आ रहा तो MCA मस्ट है, ठीक है। इसके अलावा वो भी होता है डक्टस वेनोसिस, उसका भी डॉपलर होता है, डक्टस आर्टरियोसिस वेनोसिस दोनों का। मेरी बात क्लियर हुई है? जिन्होंने अभी क्वेश्चन किया था, डॉक्टर कामरान ने किया था शायद। जी मैडम क्लियर है। क्लियर हो गई है ना? मैम आपने ये बताया कि अगर इसमें एब्सेंट या रिवर्स हो तो इमरजेंसी सेक्शन का जैसे आप बता रही थी, तो मैम जो एग्जाम था ना उसमें ना 25 वीक्स का आया था केस, यही वाला था, और उसमें शायद ना एब्सेंट थी या रिवर्स, ये मुझे भूल गया। तो उसमें फिर हम उसको क्या कहेंगे कि रिपीट करा लें, क्योंकि इसमें तो थोड़ी सी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है ना ऑलरेडी 25 वीक्स पे, नॉर्मली फिर रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। उसमें आप कहें ना कि 25 है ना, उसमें कहेंगे वो क्यों नहीं कर रहा, यूट्राइन आर्टरी डॉपलर क्यों नहीं कर रहा। मैडम उन्होंने ना MCA की और ये दो पैटर्न दिए हुए थे और बस मतलब इसी तरह क्वेश्चंस ही पूछे हुए थे मेरी कि बात सुने, मैंने वैसे शायद यही लिखा था कि यूट्राइन आर्टरी डॉपलर करें और इमरजेंसी गायनेकोलॉजिकल ओपिनियन और यूट्राइन आर्टरी डॉपलर। ओके, ठीक नहीं है ये आंसर? जस्टिफाइबल है? चलिए इसका डायग्नोसिस बताइए, तो आसान है। hemangioma, scalp, हेमेंजियोमा, scalp hemangioma, स्कैल्प हेमाटोमा है। हेमाटोमा तो इनहांस नहीं करेगा। अच्छा इसमें थोड़ा सा मैं आपको हिंट दूं, आप ना यहाँ पर MCA एनहांस कर रही है, आप समझें कि ये स्कैन है, यहाँ पर ना MCA दोनों बहुत अच्छी आ रही है, एनजीओ की विंडो है, ठीक है, और यहाँ पर ये एनहांसमेंट आ रही है। तो अब इसका डायग्नोसिस बनाएं, क्या बनेगा? ये आपको ICA नजर आ रही है ना? अगर ये ICA नजर आ रही है, एनजीओ वाली विंडो है, तो फिर ये क्या किया हुआ है? एनजीओ की हुई है ना, एनजीओ की हुई है, AVM है। डिस्क्राइब कैसे करेंगे? डिस्क्राइब कैसे करेंगे? मैम नाइडस dilated tortuous serpiginous vessel, dilated tortuous आप enhancing serpiginous लिखेंगे vessel. CT एनजीओ ब्रेन, ठीक है, और जो है ना कोरोनल MPR और साथ में एक्सियल सोर्स इमेजेस, ठीक है, और उसमें आप लिखेंगे ना ऑन द जो है ना व्हेन कंट्रास्ट इज सीन इन ऑन द आर्टेरियल फेज या एंजियोग्राफिक फेज, multiple serpiginous tortuous contrast filled vessels are seen in the left scalp, ठीक है, और showing early filling of the veins, ठीक है, एंड सर्पिजिनियस जो है उसके आगे लिख दें नाइडस। अगर वहां आपको आर्टरी फीडिंग नजर आ रही है ना, जो केस आया था उसमें ड्रेनिंग वेन नजर आ रही थी, फीडिंग आर्टरी तो मुश्किल है ना दिखे, तो अब ड्रेनिंग वेन मेंशन कर दें कौन सी है। यहाँ पर स्कैल्प पे, टेम्पल पे कौन सी होती है? कौन सी होती है? टेम्पल की तरफ कौन सी जाती है? सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन होती है ना, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन की AVM कह दें। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी भी होती है जो ऊपर की तरफ जाती है, वो उसकी एक्सटर्नल कैरोटिड की, तो उसकी भी उसकी आर्टरी की उसकी वेन के साथ कम्युनिकेशन हो सकती है, AVM उसकी हो सकती है, लाइकली पॉसिबिलिटी दे दो। अच्छा ये उसमें आपने नाइडस फीडिंग आर्टरी क्या करेंगे नेक्स्ट? नेक्स्ट आप बताएं क्या करेंगे? नेक्स्ट IR को रेफर करेंगे या इंटरवेंशन? हाँ, एम्बोलाइजेशन, ब्लियोमाइसिन इंजेक्शन या इस तरह की चीजें अगर आप मेंशन फर्दर करना चाहते हैं तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड ये वो करके फर्दर मेंशन करना चाहते हैं तो इंटरवेंशन रेफर टू द इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट फॉर
स्क्लेरोथेरेपी एंड जो है वो इसी तरह का लिखेंगे, रेफर टू द इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट और लोकलाइज्ड स्क्लेरोथेरेपी, और फिर वो कॉइलिंग करे या स्क्लेरोथेरेपी करे, जो भी करे। आपने तो उसमें बस ना मेन पॉइंट ही लिखना है कि क्या करेंगे। अब उसमें एम्बुलाइजेशन करेगा, कॉइलिंग करेगा, क्या करेगा, वो तो उस इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट का काम है कि वो प्रोसीजर कौन सा करेगा। ठीक है, हम अपना बस ये कर देंगे कि उसको हम रेफर करेंगे कि ये काम होगा उसका। और मैम डिफरेंशियल में ही हीमेंजियोमा हो जाएगा, खुद ये एवीएम होगा, और हीमेंजियोमा जो है ना वो इतना डिफरेंशियल ज्यादा में है। डिफरेंशियल आपने क्यों डालना है? मेरी बात सुने, हीमेंजियोमा की इतनी इतनी टॉर्चुअस मोटी मोटी उसमें आती है। हीमेंजियोमा कैपिलरी होते हैं, कैवर्नस होते हैं, दो तरह के होते हैं। और कैपिलरी और कैवर्नस, कैवर्नस तो वेन्यूल्स होते हैं ना, और कैपिलरी जो है वो तो छोटी कैपिलरीज जो होती हैं। कैपिलरी ज्यादा जो है ना वो बच्चों में होता है। तो ये इनकी बहुत स्मॉल वास्कुलर बेड जो होता है ना उसके होते हैं ये हीमेंजियोमास, उसमें इतनी मोटी कैलिबर की नहीं आएंगी। ठीक है, ठीक है मैम। जो वास्कुलर मेलफॉर्मेशन है ना ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके अंदर आर्टरीज की अलहदा मेलफॉर्मेशंस हैं, और वैसे लो फ्लो हाई फ्लो अल्ट्रासाउंड पे तो हम दे देते हैं ना, तो वास्कुलर मेलफॉर्मेशन कह सकते हैं। आर्टिकल जब एनजीओ दी हुई है तो फिर एवीएम तो आप कहेंगे ही सही। चले वास्कुलर मेलफॉर्मेशन भी कह देंगे ना तो गलत नहीं होगा। और अगर साथ में फर्दर आप डॉपलर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, हाई फ्लो लो फ्लो देखने के लिए। हाँ, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ? चले ये हम अगला केस करते हैं। अच्छा, ये अगले केस का डायग्नोसिस बताएं, ये तो बहुत आसान है, ये तो आप सबको ही आता है। कोजी पाइबोमा, नहीं, ये ऑरल कंट्रास्ट। लिम्फोमा लिम्फोमा हाँ, लिम्फोमा ये एंड ऑरल कंट्रास्ट दिया हुआ है, ये ऑरल कंट्रास्ट है, ये कंट्रास्ट लिम्फ एनहांस फेज है ना। Aneurysmal dilatation of the bowel loop. जी जी, ये इसको ये ऑरल कंट्रास्ट वाला फेज देखिए। जब भी आपके पास कोई भी इमेज टॉक्स में लगेगा तो सबसे पहले आपने अपने माइंड में वो देखना है कि ये सीक्वेंस या ये स्लाइड या फाइंड कौन सी स्टडी है, और अगर स्टडी है तो उसमें कंट्रास्ट कहाँ कहाँ दिया है, आईवी भी है या सिर्फ प्लेन है या ऑरल भी है साथ में। ठीक है, ये सारी चीजें देखनी है, उसके बाद फिर फर्दर चीजें देखना शुरू करनी है। ये इसके अंदर ज्यादा डेंसिटी आ रही है ना, इसका एक्सियल इस लेवल पे लिया हुआ है, ये कंट्रास्ट वाला फेज है, ये ऑरल कंट्रास्ट आ रहा है। लिम्फ नोड्स भी हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एन्यूरिज्मल डायलिटेशन ऑफ स्मॉल बॉवेल है विद सराउंडिंग माइल्ड फैट स्ट्रेंडिंग है, और मैस लाइक थिकनिंग वॉल की है। ठीक है, सर्कमफ्रेंशियली इरेगुलरली। और साथ में आप लिखेंगे कि ऑरल कंट्रास्ट है ना वो वॉल से, वो हमें बॉवेल की वॉल से बाहर नहीं निकला, परफोरेशन नहीं है। ठीक है, और बॉवेल की ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं है, जो ऊपर वाला बॉवेल है प्रॉक्सिमल उसकी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। और लिम्फेडिनोपैथी तीसरा पॉइंट आप देखेंगे, ये लिम्फेडिनोपैथी आ रही है। ठीक है, ये एओर्टा की कैल्सिफिकेशन आ रही है, इंसिडेंटल फाइंडिंग। चलें, तो इसके अंदर क्या होगा डायग्नोसिस? मैम एबीसी इसमें एबीसी इंट्रोशियस अब इसमें आप डीडी देंगे? इसमें बेबी सिंपल सिस्ट की भी दे सकते हैं। दे सकते हैं, सिंपल सिस्ट विद सेकेंडरी हेमरेज उसके अंदर अगर हो जाए तो फिर लेवल आएगा एसबीसी के अंदर। ठीक है, और ये ग्रोथ लाइंस आ रही हैं जो बच्चों में होती हैं, और ये इमेच्योर स्केलेटन है, स्केलेटली इमेच्योर चाइल्ड है। इसको डिस्क्राइब तो करें, कोई एक बंदा अटेम्प्ट करे। Well defined expansile lytic lesion is seen in the calcaneum. जो ज्योग्राफिक Thin पैटर्न ऑफ internal बोन septa are डिस्ट्रक्शन, seen.
with internal septa जी and geographic pattern narrow of bone destruction and narrow zone of transition zone of transition, without no any sclerotic calcification border. seen, and हाँ, no calcification, no periosteal reaction, जी no cortical break seen. no cortical break और no वैसे फॉलन फ्रेगमेंट वगैरह नहीं आ रहा, ठीक है। एमआरआई के ऊपर जो है ना वो हमें लेवल आ रहा है, फ्लूइड लेवल आ रहा है। चलें, अब ये मैंने ना सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि एबीसी किसे ये मल्टीपल फ्लूइड लेवल्स हैं। कैल्केनियम के अंदर एक एक्सपेंसाइल लेयन है, ठीक है, और ये तो हो गया ना, लेवल्स हो गए। अब देखिए बोन भी डिफॉर्म हुई है और कॉर्टिकल डिस्ट्रक्शन भी है, ठीक है, और यहाँ पर कॉर्टिक्स जो है ना वो पेरियोस्टियल रिएक्शन भी है। यहाँ पर कॉर्टिकल डिस्ट्रक्शन, पेरियोस्टियल रिएक्शन, सॉफ्ट टिश्यू एडीमा, एक्सपेंसाइल लेयन, ठीक है। तो ये है कैल्केनियम में, ट्यूबुलर बोन नहीं है। क्या ये फिर आपको लग रहा है अब इसमें क्या डायग्नोसिस बनाएंगे? टेलेंजेक्टेटिक ऑस्टियोसार्कोमा। नहीं, इसमें फिर एक्सरे कोरिलेशन जरूर करेंगे ना। एबीसी और वो दोनों ABC देंगे। ECG नहीं हो सकता मैम? अच्छा, इसमें मेरी बात सुने, इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे एक्सरे कोरिलेशन, एक्सरे पे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आप डीडीज दे दें, और है तो फिर ये वो मैलिग्नेंट ना, यहाँ पर जब बोन इरोड हो रही है, बोन, हाँ, बोन या पेरियोस्टिक रिएक्शन भी उसका आ रहा है, तो इसमें ये वैसे जो केस है ना, ये यूइंग सार्कोमा के अंदर एंड प्लेट्स अभी फ्यूज नहीं हुई है। यूइंग सार्कोमा के अंदर एबीसी डेवलप हुआ है। एबीसी सेकेंडरी भी होते हैं ना ट्यूमर्स के अंदर भी। टेंजेक्टेटिव ऑस्टियोसार्कोमा होगा ना, उसका पेरियोस्टियल रिएक्शन वो सनबर्स्ट वाला आएगा, सनबर्स्ट वाला आएगा, ठीक है। और ये जो यूइंग होते हैं, ये इसके कॉर्टिक्स के अंदर इसी तरह के डिस्ट्रक्शन और इस तरह के एमआरआई के ऊपर ऐसे ही उसकी कॉर्टिक्स के अंदर सिग्नल्स आते हैं, ठीक है। अब इसका डायग्नोसिस बनाएं। सबकैप्सुलर हेमाटोमा। किस में? किस में? नॉर्मल किडनी है, पेज किडनी है मैम। पेज तो है लेकिन ट्रांसप्लांटेड किडनी नहीं है। ट्रांसप्लांटेड किडनी है। ये जगह कौन सी है? पेल्विस में। हाँ, एओर्टा डिवाइड हो चुकी है, आइलिक्स का लेवल है, ठीक है, तो पेल्विस आ गई है। पेल्विक कैविटी के अंदर, पेल्विक कैविटी के अंदर ट्रांसप्लांटेड किडनी है। ट्रांसप्लांटेड किडनी सबकुटेनियस भी होते हैं, ये उसके अंदर है, पेल्विक कैविटी के अंदर है, ठीक हो गया। और उसके सीईसीटी है, सीईसीटी, और जो है ना आर्टियोवीनस फेज है, और किडनी जो है ना वो कॉर्टिकोमेडलरी फेज में एनहांस कर रहा है, और उसके सब कैप्सुलर हिमाटोमा है, और किडनी जो है वो नॉर्मली फंक्शन कर रहा है, ठीक है। ये लिखना जरूरी है, ये सारी चीजें लिखेंगे। और सराउंडिंग कोई कलेक्शन नहीं है, कोई फर्दर जो है ना उसमें एक्सक्रीटरी फेज में देख लें, लेकिन उसमें भी उसकी एक्सक्रीशन वगैरह को एक्सक्रीटरी फेज में देख लेंगे। मैम ये पोस्ट ट्रांसप्लांट अगर केस होने तो इतना हिमाटोमा तो मतलब आ नहीं सकता अगर ये पोस्ट ट्रांसप्लांट जल्दी किया हुआ उस टाइम तो। नहीं, हमें इससे कोई कंसर्न होना चाहिए कि ये मतलब पोस्ट पेज क्यों ट्रांसप्लांट बोलेंगे फौरन हम? किया है या नहीं किया। ये देखिए ना, मतलब सॉफ्ट टिश्यू पेज के अंदर यहाँ पे चेंजेस हैं, तो आप पूछना क्या चाह रही हैं? मतलब पेज किडनी तो इसको अच्छा, तो पेज किडनी पेज बोलेंगे। मेरी बात सुने, इस मैंने पेज किडनी नहीं बोला, ठीक है ना। पेज किडनी जो होता है वो ये होता है कि ना बिल्कुल वो पेज की तरह बन जाए, इतना ज्यादा हिमोटोमा बड़ा इतना हो कि ज्यादा वो हो रही है किडनी का फंक्शन ही पूरा खत्म हो जाए, या जी फंक्शन बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट कर जाए, जी ठीक है। जब हमारा ऊपर से कंप्रेशन होती है तभी हमारा किडनी का फंक्शन नहीं ना, किडनी फंक्शन ठीक नहीं करेगा। ऑब्स्ट्रक्शन हो, कंप्रेशन हो, रीनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस और रीनल वेन थ्रोम्बोसिस हो, इन चारों चीजों के अंदर तो यहाँ पर कंप्रेशन तो हो रही है, उसने पेरेन्काइमा को डिस्टॉर्ट किया है, लेकिन पूरा वो पेज नहीं बना हुआ। जी सब कैप्सुलर हीमाटोमा लिखेंगे ना, उसको डिस्क्राइब करें। सॉफ्ट टिश्यू के अंदर लिखें, वहां पे चेंजेस हैं। सराउंडिंग फैट के अंदर माइल्ड स्ट्रेंडिंग है, ठीक है, कोई कलेक्शंस नहीं, ये सिवाय हीमाटोमा के सब कैप्सुलर के अलावा जो सराउंडिंग पेल्विक फैट है उसके अंदर कलेक्शंस नहीं है, ठीक है।
यूरिनोमा वगैरह लिख देंगे, एक्सक्रीटरी फेज पे देखेंगे, वो नहीं। सीरोमा वगैरह नहीं, वो भी होता है, सीरोमास बनते हैं। चलें। अच्छा, ज़ाहिर-सी बात है, केस जो है ना वो ये केसेस आपको इम्पोर्टेंट केसेस ही समझे, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। डिटो कॉपी तो कभी भी जो है वो नहीं आती होती ना। कोई आपको दिखाने से, तो वो आप खुद ही जो है उसको फाइंडिंग ही पिक करना सीखें, वहाँ पे जो आएगा फिर आप उसको पकड़ लेंगे। एक्सक्यूज मी मैम, तो ये जी। पिछले केस का फिर डायग्नोसिस क्या बना? ये CECT है, एक्सियल एट द लेवल ऑफ द पेल्विस, और इट शोज ट्रांसप्लांटेड किडनी। और यहाँ पर इसको भी देखें ना, यहाँ पर हम प्लेन में जब देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कोई कैल्सिफिक फोकाई है। तो इसमें सब कैप्सुलर हीमाटोमा है, ये इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन है, हीमाटोमा। यहाँ पर भी देखें, ये भी है हीमाटोमा। अच्छा, इसका डायग्नोसिस क्या है? राइट ओवेरियन वेन थ्रोम्बोसिस। जी, शाबाश, राइट ओवेरियन वेन थ्रोम्बोसिस। एक्सियल में आ सकती है, कोरोनल में आ सकती है, और ये हमारे पास पोस्टपार्टम यूट्रस है, ठीक है। यहाँ पर जब ओवेरियन वेन थ्रोम्बोसिस होता है, कंजेशन होती है ना, तो इधर से सारी ड्रेनेज जो है वो ओवरी की और सराउंडिंग पेल्विस की वो सारी इफेक्ट होती है। यहाँ पर फिर कंजेस्टेड ओवरी पड़ी हो सकती है। अगर पेरिफेरली एनहांसिंग हो CECT पे तो कलेक्शन हो सकती है, पेरिफेरल पेल्विस कलेक्शन पेल्विक कैविटी में, ठीक है। और लिम्फेडिनोपैथी देख लें, लिम्फ नोड्स नहीं है विजुलाइज पार्ट उसमें। मैंने बाकी आईवीसी भी थ्रोम्बोज्ड है। ये वाली ये पूरी थ्रोम्बोज्ड है। नहीं, IVC नहीं, थ्रोम्बोज है ये थ्रोम्बस है ना। जी नहीं, लेकिन आईवीसी मोटी नहीं है। नहीं, उसमें ये एक सिंगल स्लाइस है, तो इसको कहेंगे पूरा देखेंगे। चलें, अब इस केस के ऊपर ना मैं आपको फाइंडिंग्स बताती हूँ कि कैसे पिक करनी है और क्या है। ये निमोबिलिया है और ये CBD स्टेंट है। ये CBD स्टेंट मिसप्लेस हुआ है इन द पेल्विस। अगर ये स्टेंट यहाँ पर मिसप्लेस पड़ा हो और इधर सारी एयर आ रही हो श्वास की आउटलाइन में, निमोबिलिया हो, तो फिर आपका डायग्नोसिस क्या होगा? गॉलस्टोन एलियस। हाँ, साथ में स्मॉल गॉलस्टोन बॉल एलियस। ऑब्स्ट्रक्शन भी हो, साथ में स्मॉल बॉल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो। गॉलस्टोन एलियस। वो मैम वो होगा फिस्टुला बनेगा उसके कोलिडोको, और मैम फिस्टुलस कम्युनिकेशन गट की हो जाएगी उसके साथ ना। नीमो रिट्रोपेरिटोनियम हुई है, तो इसका मतलब क्या है? श्वास की आउटलाइन में मैं कह रही हूँ कि एयर आ रही है, जी इसका जी मतलब क्या है कि नीमो रिट्रोपेरिटोनियम है। नीमो रिट्रोपेरिटोनियम है, और अगर नीमोबिलिया भी साथ में है, तो इसका मतलब क्या है कि मरीज ये स्टेंट जो है, मरीज की स्टेंटिंग करते हुए ड्यूडेनम को फाड़ के निकल गया है, गिर गया है, और नीमो रिट्रोपेरिटोनियम हो गई है पोस्ट इंटरवेंशन। ठीक हो गया? कहानी बनती है ना। जी। ड्यूडेनम का फर्स्ट और फोर्थ पार्ट रिट्रोपेरिटोनियल होते हैं, रिट्रोपेरिटोनियल होते हैं, ठीक है। ये स्टेंट कौन सा है जो मिसप्लेस हुआ? ये CBD है, ये वाला स्टेंट CBD है, ये सिग्मोइड में मिसप्लेस हुआ है, ठीक है। तो इधर अगर इस साइड पे पड़ा हो और साथ में बॉवेल, स्मॉल बॉवेल, आपको ऑब्स्ट्रक्शन के साइन आ रहे हो, या पैरालिटिक आइलियस हो, और यहाँ पर CBD स्टेंट मिसप्लेस हो, श्वास की एयर आउटलाइन हो रही हो किडनीज में सराउंडिंग में, नीमोरिट्रोपेरिटोनियम समझ लें, ऐसी ही था ना नीमोरिट्रोपेरिटोनियम। अब ये 3 फाइंडिंग्स मैंने आपको ना अलग-अलग दिखाई हैं, क्योंकि उस तरह के केसेस तो एग्जाम में ही होते हैं, ठीक है। तो फाइंडिंग्स पिक करना बस सीखें। ये जो केस है ना, इसमें ये CBD स्टेंट है, और ये जो स्टेंट है ना, ये इस तरह से मिसप्लेस्ड है कि इसका अपर एंड देखें कि वो CBD के एक्सेंट्रिकली पड़ा हुआ है,
और यहाँ पर ये एयर जो आउटलाइन हो रही है ना, ये वाली एयर, ये गॉल ब्लैडर के अंदर एयर है। तो ये जो सीबीडी का स्टेंट है ना, ये इसका अपर एंड सीबीडी के बजाय सिस्टिक डक्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है, मिसप्लेस ये वाला स्टेंट है, लेकिन इसमें कोई निमोरिट्रोपेरिटोनियम नहीं है। ये तीनों डिफरेंट केसेस हैं। हाँ जी चंदा, जो एग्जाम का केस तो अब एग्जाम में ही आएगा ना, फाइंडिंग ही पिक करना सीखनी है, वैसा गूगल के पास भी नहीं है और किसी के पास भी नहीं है। मैम एग्जाम में आया क्या था आपके? रीट्रो जो मैं आपको बता रही हूँ, रीट्रो न्यूमोपेरिटोनियम आया था। हाँ, निमोरिट्रोपेरिटोनियम सही। और स्टेंट मिसप्लेस्ड इन द सीबीडी स्टेंट इज सीन इन द राइट पेल्विक कैविटी और नीमोबिलिया। तीनों फाइंडिंग अब 5 मिनट में तो आप पिक करेंगे सारी चीजें। इधर उधर स्मॉल बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन भी थी, सारे बॉवल के शेडोज भी थे। अब वो सब उस तीनों चीजें, इसलिए जब सारी चीजें हों तो नीमोरिट्रो इतनी आसानी वाली तो नहीं होगी कि किडनी के सराउंडिंग में, फिर सॉस के शेडोज पर ही थी, सॉस आउटलाइन हो रहे थे, ठीक है। मैम अगर स्टंट जो है वो मिसप्लेस हुआ है हम्म, तो स्टंट जो है वो सबसे पहले ड्यूडेनम में आएगा। अब ड्यूडेनम की अगर परफोरेशन नहीं है तो फिर वो रिट्रोपेरिटोनियल एयर कैसे आ सकती है? ड्यूडेनम परफोरेट करके ही पेल्विक कैविटी में घिरा है ना। ओके, आप कह रही थी ना अभी सिग्मॉइड कोलन में है ये। नहीं नहीं, ये मेरी बात सुने, ये केसेस, ये मैंने 3 सेपरेट केसेस आपको ना दिखाने के लिए सेपरेट केसेस हैं। ये एग्जाम वाले टिपिकल नहीं है, इनमें से कोई भी एग्जाम वाला टिपिकल नहीं है। कुछ चीजें जो एक ही पैथोलॉजी मिल जाती है वो तो आपको गूगल पर भी मिल जाएगी। अब अगर 3-3, 4-4 पैथोलॉजीज हैं तो फिर वो कैसे आप उसको एक ही फिल्म के ऊपर वो नहीं मिल सकती हैं। इसलिए कोई 4 केसेस हैं जो उस वक्त लोगों से भी सही डायग्नोसिस नहीं बने थे। मैंने जो डायग्नोसिस बनाया था वो मैं आपको बता रही हूँ। केस यही था, पोस्ट ईआरसीपी जो था ना, नीमोरिट्रोपेरिटोनियम थी ड्यूडेनल परफोरेशन की वजह से। लोगों ने उसका जो कलेक्टिव एग्जाम का लिया उसमें इस तरह लिखा था कोई स्टेंट पड़ा हुआ था, और नीमोरिट्रोपेरिटोनियम भी हर एक से पिक नहीं हुई थी। नीमोबिलिया था, स्टेंट पड़ा हुआ था। अब नीमोरिट्रोपेरिटोनियम को पिक करेंगे तो डायग्नोसिस बनेगा ना। लोगों ने स्मॉल बबल ऑब्स्ट्रक्शन बनाया हुआ था, स्मॉल बबल ऑब्स्ट्रक्शन। हाँ जी, वालेकुम। यहाँ वालेकुम। मैं पूछ रही थी कि अगर ये स्टेंट हमारा नॉर्मल पोजीशन पे पड़ा है, हाँ, ठीक है, लाइक फर्स्ट इमेज, इसकी टिप अगर सीबीडी में, फिर भी हमें न्यूमोबिलिया मिलेगी अगर स्टेंट हमारा नॉर्मल फंक्शनिंग ये है। जो नीमोबिलिया मिल रहा है ना, ये तो जी ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पोस्ट इंटरवेंशन है। जी देखिए, नीमोबिलिया सिर्फ 2 ही कंडीशंस में हमें मिलता है, या तो पोस्ट ईआरसीपी या पोस्ट इंटरवेंशन, और दूसरा होता है कि उसका बॉवल के साथ कोई फिस्टुला बन गया। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही। हाँ। अब ये सॉरी, ये मैं आप लोगों को बताना भूल गई। मैं ये समझ रही थी कि ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि नीमोबिलिया क्यों होगा, ठीक है। अच्छा, ये अब समझ आ गई ना आप लोगों को कि नीमोबिलिया उस केस में होता है या तो बॉवल से एयर उसके अंदर आई है, या उसकी फिस्टुलस कम्युनिकेशन बन गई है, या फिर जो है उसकी कोई इंटरवेंशन हुई है। अब दूसरे पॉइंट पे चलें। ये जो स्टेंट पड़ा हुआ है ना, स्टेंट की अपनी लोकेशन ऐसी ही होती है, बस इसके अपर एंड को इधर इसके अंदर होना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। अब यहाँ पर इसका अपर एंड एक्सेंट्रिकली लोकेटेड है, वो सीबीडी के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब है इसका अपर एंड मिसप्लेस है। अब वो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ ये गॉलब्लैडर, ये एग्जाम का केस नहीं था, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ और पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि अगर ये इस तरह का कोई स्टेंट इस साइड पे पड़ा हुआ है तो फिर आप ये कहेंगे कि ये पेल्विक कैविटी के अंदर स्टेंट जो है वो मिसप्लेस्ड है, ठीक है। मिसप्लेस्ड सीबीडी स्टेंट, सीबीडी का स्टेंट ऐसा ही होता है ना। जी जी बिल्कुल ऐसा ही। आप ये नहीं लिखेंगे कि कोई कैथेटर पड़ा हुआ था एक्सरे के ऊपर, समझ आई? ऐसा ही था बेसिकली। वो एक स्टोरी केस था जिसमें हमें स्टोरी केस था, एक था, तो उसको पूरा बनाना था कि पूरा बनाना था। पेरिटोनियम भी आ रही है, स्टेंट भी आ हाँ, रही है, स्टेंट भी आ रहा है, नीमोबिलिया भी आ रहा है, नीमोरिट्रोपेरिटोनियम भी है, और मिसप्लेस्ड स्टेंट है। ये तीनों अगर फाइंडिंग्स हैं तो कहानी तो फिर यही बनी ना कि पोस्ट ईआरसीपी ड्यूडेनल परफोरेशन की वजह से स्टेंट मिसप्लेस होके पेल्विक कैविटी में पड़ा हुआ है, और नीमोरिट्रोपेरिटोनियम हो चुकी है, ड्यूडेनल परफोरेशन हो चुकी है। अब इमीडिएट जो है इसका सर्जरी जो है इसका प्लान होगी, या सर्जन को इन्वॉल्व करेंगे और ड्यूडेनल परफोरेशन को रिपेयर करेंगे, या जो भी इसका फर्दर
करेंगे, ठीक है। उसको जो भी इमरजेंसी केस होगा उसमें आप कहें कि मल्टीडिसिप्लिनरी टीम को हम साथ में इन्वॉल्व कर लेंगे, वो अच्छा इंप्रेशन होगा अगर आप नीचे उसको भी अंदर घुसा देते हैं ना। ठीक है, आगे चलें। जी जी प्लीज। ठीक है, ये जो हमें एग्जाम में आया था ना वो रेड सीरीज का केस था। तो ये CTU का एक्सक्रीटरी फेज है और ये डायवर्टिकुलम है दोनों साइड पे, और उस डायवर्टिकुलम के अंदर सॉफ्ट टिश्यू नोडुलर थिकनिंग है, एनहांसिंग थी वो कंट्रास्ट पे ना, पोस्ट कंट्रास्ट। तो फिर वो जो है ये TCC हो गया इन द ब्लैडर डायवर्टिकुलम, यूरिनरी ब्लैडर डायवर्टिकुलम। ठीक है, हाँ इसमें फर्दर क्या करेंगे अब? लुक फॉर सिस्टोस्कोपिक बायोप्सी सिस्टोस्कोपी सिस्टोस्कोपी एंड बायोप्सी। और अच्छा, स्टेजिंग MR भी करेंगे ना? पापा रीनल ट्रैक भी मैम देखेंगे। ऊपर पूरा मेरी देखेंगे मैम। बात सुने, ये सिंक्रोनस और मेटाक्रोनस किसने देखने हैं? आप बाकी वो मैम पूरा फॉलो करने पूरा के लिए वो देखेंगे ट्रैक। यूरोलॉजिस्ट के पास भिजवा देंगे जी सिस्टोस्कोपी। यूरोलॉजिस्ट ने आपके करने से पहले ही देख लेना है सिस्टोस्कोपी से। उसने कहना वो तो मुझे पता है। मैडम तीनों चीजें ना CT भी कराएंगे उसपे, वो सारी स्टेजिंग के लिए, और MR लोकल स्टेजिंग के लिए, और साथ में ये तीसरी चीज होगी डायग्नोस्टिक CT सिस्टोस्कोपिक बायोप्सी। ये जो CT है ना आपके पास, इसमें आप देखेंगे फॉर सिंक्रोनस एंड मेटाक्रोनस लेजन। ठीक है, होल यूरिनरी ट्रैक को, किडनी के अंदर पेल्विस को देखेंगे, उसमें बहुत छोटे छोटे एनहांसिंग नोड्यूल्स होते हैं TCC के। यूरेटर पूरे को देखेंगे, कहीं उसकी वॉल की थिकनिंग तो नहीं है। ठीक है, एनहांसिंग उसकी वॉल थिकनिंग तो नहीं है यूरेटर की। दूसरी साइड मैम पे ये लेफ्ट साइड पे भी डायवर्टिकुलम है? ये भी डायवर्टिकुलम है। उस हुच डायवर्टिकुलम पर ओके हच ही है, हच ही है। एग्जाम में भी हच ही थी। ठीक है, आगे चलें अब। चलें, अच्छा ये अब इसका डायग्नोसिस ना ये क्या है? सॉफ्ट टिश्यू एनहांसिंग मैस लेजन है विद सराउंडिंग डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन इन द मेजेंट्री, और ये मैस लेजन एडजेसेंट टू स्मॉल वोवेल है और इट हैज इंटरनल कैल्सिफिकेशंस। ये CECT है। तो अब ये क्या बन गया? और लीवर जो है उसके अंदर हेट्रोजिनस डेंसिटी के जो है ना लीजन्स पड़े हुए हैं मल्टीपल। तो लीवर के मेट्स हो गए, और ये हाइपर डेंसिटी ज्यादा है, हाइपरडेंस है, और कुछ हाइपोडेंस हैं और नॉन इनहेंसिंग है। तो फिर ये क्या हुआ है? ये क्या ट्यूमर क्या बना? कार्सिनॉइड सिंड्रोम। हाँ, कार्सिनॉइड वेस्कुलर कार्सिनॉइड मेटास्टेसिस। ट्यूमर, कार्सिनॉइड ट्यूमर विद हेमराजिक लीवर मेट्स, कार्सिनॉइड सिंड्रोम भी कह सकते हैं। सिंड्रोम हम तब बोलते हैं जब सिम्टम्स पेशेंट को आ रही हैं। जब लीवर के अंदर मेट्स होते हैं तो वो पेशेंट सिम्टोमेटिक होता है, सेरोटोनिन उसके इम्बैलेंस की वजह से सारा, तो सिंड्रोम होता है वो फिर कार्सिनॉइड सिंड्रोम। तो अब इमेजेस सारे इस तरह के ना डिफरेंट आपको एग्जाम में ये कोरोनल में था पेट CT, फ्यूजन पेट CT था। ठीक है, फ्यूजन इमेज ऑफ पेट एंड CT। ये सिर्फ पेट है, ये पेट CT है। अब इसमें FDG एविड लीजन है, मल्टीपल FDG एविड लीजन्स इन द लिवर, और जहां जहां वो आपको लीजन्स उस वक्त पेट में नजर आएंगे फिर आपने वो लीजन मेंशन कर देंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग जो है ना वो कार्सिनॉइड ट्यूमर। इसमें बात सुने, इसमें ना ऑक्टियोटाइड स्कैन करिएगा। ऑक्टियोटाइड स्कैन करिएगा। ठीक है, डोटाटेट स्कैन होता है ना, उस पे उसकी वो आते होते हैं एविड आता है वो डोटाटेट पे। बस इसमें ना ट्रेसर का ही फर्क होता है कि हम कौन सा दे रहे हैं। पेट के ऊपर वो हम FDG देते हैं, इसी तरह जो ऑक्टियोटाइड होता है उसके ऊपर ऑक्टियोटाइड लेबल्ड होते हैं, और डोटाटेट के ऊपर भी इसी का ही जो है ना सिंथेटिक एनालॉग होता है ऑक्टियोटाइड का, उसके साथ लेबल करते हैं। ठीक है, टेक्निक बाकी सारी एक जैसी ही होती है। मैम पास्ट पेपर में पेरी एम्पुलरी ट्यूमर लिखा हुआ था, तो वो गलत लिखा हुआ है, कार्सिनॉइड था? गलत लिखा। गलत लिखा हुआ है, पेरीएम्पिलरी नहीं था, ये था पेरीएम्पिलरी के। ऐसे आएगी पेरीएम्पिलरी तो डबल डक देगा ना, जब डबल डक ना हो तो फिर
बताएं ना। ठीक है, अपनी फाइंडिंग्स की ग्रिप करें, चीजों को रट्टा मत लगाएं, और एग्जाम में उस तरह की चीजें नहीं आती होती जो जिस तरह हम पास को अगर रटे लगा लगा के कर लें। ठीक है, अब ये सीटी पे हाइपरडेंसिक मैस लेकिन है पोस्टीरियर फोसा, तो बना मेडुलोब्लास्टोमा, ठीक हो गया। और ऊपर हाइड्रोकेफेलस आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोकेफेलस है ये वाला सीटी के ऊपर। अब सीटी इमेज ना हो और ये वाला हो, क्या करेंगे? सिर्फ एमआर हो, एग्जाम में सीटी इमेज था इसलिए मेडुलोब्लास्टोमा बन गया। ठीक है, और फाइंडिंग सारी लिखनी थी, ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोकेफेलस है थर्ड, और उसका लेटरल वेंट्रिकल्स का, और अब जो स्पाइन देखिए तो स्पाइन में ये आ रही है, इसको क्या बोलेंगे? ड्रॉप मैट्सुमे में, ड्रॉप मैट्सुमे, शुगर कोटिंग आ रही है, ड्रॉप मैट्स, बल्कि ये स्पाइन के अंदर ही लीजन है सारा। शुगर कोटिंग तो एनहांसमेंट होती है ना ड्यूरा की, ड्यूरल बेस्ड उसमें एनहांसमेंट आती है, ये इसके अंदर मेटास्टेटिक लीजन है स्पाइन के। ठीक है, तो ये वाला भी, उसके पे इंटेंसिटी वगैरह आप सारे मेंशन कर देंगे कि आइसो इंटेंस लीजन है इन द पोस्टीरियर फोसा इन द फोर्थ वेंट्रिकल, और बाकी जो जो फाइंडिंग्स होंगी उस पर देख के हाइड्रोकेफिलस है, ये है, वो है, और लिखेंगे टूथपेस्ट साइन वगैरह नहीं है, फर्मेन जो लुश्का है वहां से कोई ट्यूमर बाहर वगैरह नहीं निकल रहा। तो वैसे इसके ऊपर फिर डीडी एपेंडाइमोमा का सिर्फ एमआर होता ना तो एपेंडाइमोमा का डीडी तो देते ही हम। ठीक है, अब सीटी साथ में दिया हुआ था, एमआर होता तो फिर वो डीडी देते, सीटी दिया हुआ था तो फिर डीडी नहीं देंगे। चलें जी, अब डिस्क्राइब करें इसको। कौन बताएगा? ये जो है ना, ये प्रीलिमिनरी इमेज और ये 15 सेकंड का इमेज। चल बताएं। मैम इसमें कंट्रास्ट अबव एंड बिलो दोनों में आ रहे हैं ना, यूरेथ्रल इंजरी है अबव एंड बिलो दोनों में, बिलो द यूरोजेनिटल डायफ्राम एंड अबव एज वेल। अच्छा, इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे कि जो प्रीलिमिनरी फिल्म है ना, इट शोज पेल्विक बाइंडर एंड इट शोज मल्टी लेवल pelvic fractures in the left ischiopelvic left ischium या inferior ischiopelvic ramus और superior ischiopelvic ramus में भी, और राइट साइड पे भी लग रहा है। ठीक हो गया, दो लेवल्स का तो वैसे हो गया ना, प्यूबिस का भी लिखते हैं, जो जहां जहां फ्रैक्चर्स ना एसीटेबुलम के आ रहे हैं ना तो वहां भी लिखते हैं। मुझे याद है पढ़ रहा है कि ना एसीटेबुलम वगैरह की भी फ्रैक्चर्स थे, उसमें फ्रैक्चर्स बहुत ज्यादा थे जो केस था, और बुलेट पड़ी हुई थी। अब यहाँ पर तो बाइंडर पेल्विक लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ट्रॉमा का केस है जो उन्होंने हेमरेज को रोकने के लिए ना पेल्विक बाइंडर लगाया हुआ है। पेशेंट जो है ना फौरन से हीमोडायनेमिकली डिटेरियोरेट ना करे। ठीक है, जो वीनस हेमरेज होती है ना वो पेल्विक बाइंडर से रुक जाती है, थोड़ा टाइम अप्लाई हुआ रहे ना, और अच्छा बाइंडर पूरे लेवल के ऊपर अप्लाई करें ना इसको, ये हम इस लेवल के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं, कैंटर्स के लेवल के ऊपर, स्केल ट्यूबरोसिटीज के लेवल के ऊपर, तो वीनस रुक जाती है। अगर पेशेंट डिटेरियोरेट नहीं करे तो इसका मतलब है आर्टीरियल ब्लीड नहीं है पेल्विस में, और अगर पेशेंट बाइंडर के बावजूद डिटेरियोरेट कर जाए तो इसका मतलब है कि पेल्विस में आर्टीरियल ब्लीड है और इसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, कोई मेजर आर्टरी की इंजरी है। अच्छा, तो अब इधर आ जाते हैं, ये कौन सा साइन बन रहा है? शाबाश, बताएं बताएं। पाए इन द स्काई ब्लैडर है, पाए इन द स्काई यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और ये हमारे पास सुपर प्यूबिक कैथेटर है, और उससे हमने फील किया है यूरिनरी ब्लैडर इज फिल्ड वाया सुपर प्यूबिक कैथेटराइजेशन एंड इट अपीयर्स, इट गिव्स अ शेप ऑफ पाए इन द स्काई। ठीक है, तो पाए इन द स्काई रिप्रेजेंटिंग बायलेटरल पेल्विक हेमाटोमास इन द सराउंडिंग पेल्विस। ठीक है, और व्हेन कंट्रास्ट इज गिवन थ्रू द navicular fossa in Foley's via navicular fossa, it outlines the anterior urethra
अप टू द बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन, यहाँ पर मेम्ब्रेनस होता है ना, और फिर उसके बाद जो आप कहें कि इरेगुलर कंट्रास्ट एक्स्ट्रावेजेशन है और इन द पेल्विस, और नो posterior urethra is outlined above this, representing abrupt cut off urethral transaction और जो है ना contrast extravasation, extraperitoneal contrast extravasation of the contrast बस लिख दें। अच्छा, ये है कि कंट्रास्ट जो है ना पेरिनियल पाउचेस में और एब्डोमिनल वॉल में एक्स्ट्रावेजेट नहीं कर रहा, उसके मुताबिक फिर जहां की एक्स्ट्रावेजेशन होगी तो फिर वो आप मेंशन कर दें जहां जहां जा रही, सिक्रोटम में नहीं गया, ठीक है, ये टाइप पेरिनियल 3 वॉल हो में। गया, हाँ जी, ये टाइप 3 हो गया। टाइप 3 अब जो टाइप है फिर कौन सी होती है, रिवाइज करें आप। ये अभी नीचे आ रहा है ना यूरोजेनिटल डायफ्राम से। यूरोजेनिटल डायफ्राम से मुझे तो अबव लग रही है मैम ये ऊपर नहीं अबव लग रहा, है, अबव थोड़ी ये सी अबव यूरोजेनिटल डायफ्राम। ऑब्जर्वेटिव फॉर्मेट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो उसके अबव आ रहा है ना, नीचे तो नहीं आ रहा। थोड़ा अबव सा यूरोजेनिटल डायफ्राम है ये, अबव यूरोजेनिटल डायफ्राम। इसको 2/3 भी आई थिंक लिख सकते हैं। टू हाँ, कर 2 देंगे। लिख दें, इसको 2 लिख दें। 3 मेरे ख्याल है एट द लेवल ऑफ यूरोजेनिटल डायफ्राम होता है ना। मैम इसमें अबव एंड बिलो दोनों होते हैं ना, थोड़ा सा फंक्शन होती है इनटू अच्छा, 3 में अबव बिलो दोनों हो जाते हैं, तो ये 3 जी। तो नहीं है, ये 2 ही है। यूरोजेनिटल डायफ्राम का ना ये जो होती है ना इंफीरियर प्यूबिक रेमस, प्यूबिक सिम्फिसिस का जो लोअर मार्जिन होता है ना, ये जो आर्च हमारी बन रही है, वहां पर यूरोजेनिटल डायफ्राम होता है इस लेवल के ऊपर, ठीक है। चलें, अच्छा मैम, इसमें कंप्लीट और इनकम्प्लीट वाले तो बात फिर नहीं होगी, क्योंकि इसमें तो सुप्राप्यूबिक कैथेटराइजेशन। आप कहें ना, मेरी बात सुनिए, सुप्राप्यूबिक जब आपने कैथेटराइजर करके ब्लैडर को फील किया है तो ये आपको ब्लैडर की शक्ल नजर आ गई कि ब्लैडर जो है ना ये पाई इन द स्काई अपीयरेंस दे रहा है और एब्रप्ट हमें इसकी ये इसकी शेप हो गई है। हीमाटोमा पेल्विक आप मेंशन करेंगे कि वो सराउंडिंग जो है ना वो उसकी शेप रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा, उसके बाद बुलेट होगी तो बुलेट लिखेंगे, कैथेटर होगा, बाइंडर होगा, जो होगा वो लिखेंगे। देखिए जो आपके सामने आया है आपने उसकी कॉज भी तो लिखनी है ना, ठीक। सिर्फ कंट्रास्ट को थोड़ी देखना है, फ्रैक्चर्स को भी देखना है, वजह को भी देखना है किस वजह से हुआ है। अच्छा, फिर उसमें जब हमने एंटीरियर और पोस्टीरियर यूरेथ्रा जो है उसको देखने के लिए तो हमें रिट्रोग्रेड ही करना पड़ेगा ना। ये सुप्राप्यूबिक से हमने ब्लैडर का देखा, रिट्रोग्रेड किया तो हमें एंटीरियर यूरेथ्रा और पोस्टीरियर यूरेथ्रा तक वो गया ही नहीं, कंट्रास्ट सारा एक्स्ट्रावेजेट कर गया। हाँ ठीक है, बल्बस की भी तो नैरविंग ही हो रही है ना। चल, ये वाला डीएसए इमेज है, ठीक है। डीएसए इमेज में आपको एक जो है ना स्टैक लाइक जो है कंट्रास्ट पाउचिंग नजर आ रही है एट द लेवल ऑफ द बेसिलर टिप, ठीक है। और इस साइड पे आप लेफ्ट साइड पे देखें ना तो जो कंट्रास्ट है ना वो आर्टरीज कह लें कि वेजोस्पाज्म में है, ठीक है, उस तरफ नहीं गया, तो फिर ये रप्चर हुआ एन्यूरिज्म है। इससे भी बाहर कंट्रास्ट हमें नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन ये जो वेजोस्पाज्म है वो ये शो कर रहा है, ठीक है। अब प्री प्रोसीजर है और पोस्ट प्रोसीजर, यहाँ पे इसकी कॉइलिंग हो गई है और कोई सैक वगैरह जो है ना वो कोई फिल नहीं हुई है और बहुत अच्छा इसका जो है आउटकम है। इसकी जो है वो होती है क्लासेस होती हैं, इसका नाम होता है रेमंड क्लास 1। अगर बहुत अच्छी हमारी होगी है ना स्टेंट प्लेसमेंट और एनोरिज्मल जो एनोरिज्म है उसकी ओक्लूजन बहुत अच्छी हो गई है तो हम इसको कहते हैं रेमंड क्लास 1, ठीक है। तो इसकी कंप्लीट एनोरिज्मल ओक्लूजन अचीव हुई है, यहाँ पर कॉइलिंग की हुई ना, ये कॉइल हमें नजर आ रहा है, रिजॉल्व हो गया ना। आपने क्या बोला, इसको क्या कहते हैं, रेमंड? हाँ, रेमंड क्लास 1, रेमंड क्लास 1। अच्छा, वो ना चैट्स वगैरह में नहीं देखती होती, जिसने भी क्वेश्चन करना है अनम्यूट करके क्वेश्चन करना। अच्छा, ये वाला जो है ये पार्ट ऑफ आईसीए का
एनोरिज्म है, ये प्री प्रोसीजर है, ये पोस्ट प्रोसीजर। ठीक हो गया। इसमें भी कॉइलिंग करके वो सारा कंप्लीट एनोरिज्मल सैक ओक्लूजन हुई है और बहुत अच्छा उसका है रिजल्ट हुआ हुआ। अच्छा, इसमें जो है वो आप रप्चर का सस्पिशन दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वेजोस्पैज्म हुआ हुआ है। यहाँ पे वेजोस्पैज्म आपको नजर आ रहा है? जिन्होंने क्वेश्चन किया ना रप्चर क्यों, वो ये बताएं कि ये क्या यहाँ पर स्मूथ है वेजल्स, उनका कैलिबर प्रॉक्सिमली क्या नैरो होता है और डिस्टली क्या ज्यादा होता है कैलिबर? ऐसा नहीं है ना, प्रॉक्सिमली कैलिबर नैरो है दोनों साइड पर, तो वो शो कर रहा है कि ये वेजोस्पाज्म में है। ठीक है, अच्छा चलें। अब ये क्या हुआ, ये तो सबको पता होना, सबको ही आता है ये, मुझे पता नहीं बोर है बोर है। इसके अलावा क्या देखना है और क्या फाइंडिंग लिखनी है? निमोपेडियास्टिनम के लिए हम देखेंगे इसको। निमोपेडियास्टिनम नजर आ रहा है? यस मैम, नजर आ रहा है। आ गया, चल ये बस जरूर लिखना है। और ये तो लिख लेंगे ना, ये कंट्रास्ट जो है वो आउटलाइन कर रहा है डिस्टल इसोफिगस को, और वहां से कंट्रास्ट एक्सट्रावेजेशन हो रही है इनटू द सराउंडिंग मेडियास्टिनम, और इरेगुलर इल डिफाइंड कंट्रास्ट जो है वो और वो उसको, और ट्रांजिट हमें स्टमक में नहीं नजर आ रहा, बहुत कहने के नहीं नजर आ रहा। नहीं, बोवियर्स होता है। हाँ जी, बोवियर सिंड्रोम जो होता है। हाँ, बोरहेव सिंड्रोम है, बोरहेव सिंड्रोम, इसोफेजियल परफोरेशन। अच्छा, उसमें थोड़ा हिस्ट्री भी अगर दी हो तो फिर आप बोरहेव कर लेंगे, या आप कहेंगे कि कंट्रास्ट एक्सट्रावेजेशन इसोफेजियल से हो रही है, इसोफेजियल परफोरेशन। निमोमेडियास्टिनम है साथ में। चलिए, अब ये क्या है, इसका डायग्नोस्टिक बताएं। ये सार्कोइड है। ये सार्कोइड है, इसको क्या लिखेंगे? लेस लाइक रेटिकुलर पैटर्न, मतलब लेस लाइक रेटिकुलर पैटर्न। इसमें जो जो बोन इन्वॉल्व है उसके बारे में लिखेंगे। एक्सरे हैंड एपी व्यू है, और जो हनी कॉम्ब पैटर्न आ रहा है, टिपिकल ट्रेबेकुली का ना हनी कॉम्ब पैटर्न आ रहा है इन द proximal phalanx of the first finger या thumb, और in the second metacarpal, और rest of the bones उसमें mild उसमें भी एंडोस्टियल इरोजन्स और गैलेम के ट्रेबेकुलर कोर्सनिंग या थिकनिंग हमें नजर आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमें डेंसर एरियाज कैल्सिफिकेशन के लग रहे हैं ना, ये कैलस फॉर्मेशन है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स में, इसमें हो जाता होता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स में कैलस फॉर्मेशन हीलिंग के साथ। एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम ये मल्टीपल एनकॉन्ड्रोमास नहीं हो सकते? जो एनकॉन्ड्रोमा है वो कहाँ का लियन है? डिजिट्स का। ठीक है, शॉर्ट ट्यूबुलर बोन का है, लेकिन इस जब आप इसकी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे आप स्पेसिफिकली लिखेंगे इन्वॉल्विंग द होल लेंथ ऑफ द बोन विदाउट फ्रॉम, मतलब उसमें हमारे ना ये नहीं है कि एपिफिसिस में है या डायफिसिस में है, ये थ्रू आउट द बोन को कर रहा है, कॉर्टेक्स को भी और मेडलरी कैविटी को भी, और बोन एक्सपेंड हुई हुई है। ये हनी कॉम्ब है बोन के अंदर, हनी कॉम्ब या रेटिकुलर लेस लाइक पैटर्न। ठीक है, ये वो टिपिकल है। एनकॉन्ड्रोमास के अंदर ऐसे सेप्टी आएंगे, वो तो जो एक एनकॉन्ड्रोमा होगा वो ही होगा ना, और क्या हर एनकॉन्ड्रोमा के, जो एनकॉन्ड्रोमा के अंदर हमें कैल्सिफिकेशन नजर आती है ना, वो कॉन्ड्रॉइड मैट्रिक्सी कैल्सिफिकेशन, ऑस्टियोइड मैट्रिक्सी कैल्सिफिकेशन होती है, सॉरी कॉन्ड्रॉइड मैट्रिक्सी, एनकॉन्ड्रोमा है ना तो कॉन्ड्रॉइड मैट्रिक्सी कैल्सिफिकेशन होती है। ठीक है, तो हर एनकॉन्ड्रोमा के अंदर कैल्सिफिकेशन आएगी क्या? किसी में होगी, किसी में नहीं होगी, ऐसा ही है ना। और एनकॉन्ड्रोमास मेडलरी कैविटी के नहीं होते? जवाब दें जिन्होंने क्वेश्चन किया था। जी मैम। मेडलरी कैविटी के होते हैं ना? जी मैम। हाँ, तो फिर ये सिर्फ मेडलरी कैविटी में तो नहीं है। ठीक है मैम, और इसने फिर होल बोन को इन्वॉल्व किया हुआ, ये भी हम इसको भी अंदाजा होल लगाएं। बोन को इन्वॉल्व किया है, सिर्फ डायफिसिस को इन्वॉल्व नहीं किया, एपिफिसिस को भी इन्वॉल्व किया। ठीक है मैम, इसमें नेक्स्ट जो है फिर ये पूरा लिखेंगे कि चेस्ट एक्सरे कराएंगे, नोडल पूरा बायोप्सी, वो बताओ। गैलियम
अच्छा पूरा इस तरह जितना नेक्स्ट कर वर्ड सकती का हैं वो कर लें, नेक्स्ट में जितना टाइम बचे सब डाल दें, लेकिन 4 नंबर फाइंडिंग के हैं, फाइंडिंग ज्यादा लिखेंगी तो ज्यादा नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसके 2 नंबर है, ठीक हो गया। मेरी बात सुने, नेक्स्ट को रटे क्या माने हैं, नेक्स्ट तो जितना आपकी रेडियोलॉजी आपने पढ़ी हुई है वो आप खुद ही वहां पर नेक्स्ट लिख देंगे। जो आपकी अप्रोच है आपने उस वक्त वही आपके जहन में उस केस के मुताबिक जो नेक्स्ट आएगा वो आप लिख देंगे। नेक्स्ट को हम याद नहीं कर सकते, बट नेक्स्ट को जो हमारे पास केस आते हैं हम याद कर सकते हैं, बताएं मुझे। वो आप अब एग्जिट एग्जाम दे रहे हैं तो फिर वो तो आपने बताना है ना, आपने रेडियोलॉजिस्ट बनना है अब, तो फिर आपने बताना है पेशेंट जो आपके सामने दिया है उसका आपने नेक्स्ट क्या करवाना है, उसके मुताबिक आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ठीक नेक्स्ट को रट्टा नहीं लगाते होते। ठीक है सही है। चलें अब जी ये जी बताएं, फाइंडिंग पिक करें, फाइंडिंग में आपने मिस नहीं फाइंडिंग करनी। ठीक है अच्छा, ये तो टर्सन सिंड्रोम हो गया ना। SAH है, जहां जहां हाइपरडेंसिटी है वो आपने लिख देनी है, सिल्वियन फिशर्स में है और सिस्टॉन्स में है, सल्काई में है, ठीक है। उसके अलावा आइस को आपने जब देखा तो आइस के अंदर ये डिफरेंट पेशेंट्स हैं तो इसलिए मैंने आपको डिफरेंट केसेस दिखाए। यहाँ पे इंट्राओक्यूलर जो है ना हाइपरडेंसिटी आ रही है जो रिप्रेजेंट कर रही है ये ब्लीड है, इंट्राओक्यूलर ब्लीड। रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर हो जाता है सब रिक्वायर्ड हेमरेज में, तो उसकी वजह से ये ना इंट्राओक्यूलर प्रेशर भी रेज होता है और ब्लीड हो जाता है, विट्रियस कह लें या इंट्राओक्यूलर ब्लीड कह लें, ठीक है। क्या हाँ जी, डायग्नोसिस? टर्सन सिंड्रोम, इसको टर्सन सिंड्रोम कहते हैं। जब सब एरिकनॉइड हेमरेज के साथ यूनिलैटरल या बायलैटरल इंट्राओक्यूलर ब्लीड आ जाए तो उसको हम टर्सन सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। आगे चलें। जी। चलें चलें देखिए, एक केस जो है ना 10 नंबर का होता है। मैं बार बार एक ही बात करती हूँ कि 5 केसेस आप देख लेंगे आपको आसानी हो जाएगी, लेकिन 10 नंबर में से आपने उस केस का अगर आपको डायग्नोसिस आता भी है ना तो आप कितना परफॉर्म करते हैं, आप उसमें से कितने नंबर लेते हैं, ये अब आप पे है, क्योंकि लिखना आपने है। उसकी जो मोडालिटी कौन सी है, आप उसको कितना खूबसूरत या कितना अच्छा लिखते हैं, उसके लिए कितने अच्छे वर्ड्स, कितने कम्प्रिहेंसिव और वर्ड्स यूज करते हैं, वो फिर आपको उसमें से नंबर 2 नंबर में से नंबर देगा। सिर्फ सिटी लिख देने से नंबर नहीं मिल जाएगा। अब सिटी का फेज कौन सा है, सिटी का सीक्वेंस कौन सी है, सिटी का स्लाइस कौन सा है, ठीक है, उसको वो आपने अपनी रिफ्लेक्सेस बनाने हैं कि आप उसको किस तरह कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं। मैम फिर फाइंडिंग के मार्क्स हैं 4 नंबर। हाँ जी, मैम ये पूरे स्टेशन के इकट्ठे 5 नंबर होते हैं, उसमें फिर कोई ए बी पार्ट्स तो नहीं होते? 10 नंबर नहीं होते। नहीं, मैं मिनट्स का पूछ रही हूँ। हाँ, ए बी पार्ट्स नहीं होते। पूरा एक स्टेशन के स्लाइड 5 नंबर है। एक स्लाइड 5 नंबर, मिनट 5 नंबर ठीक की है। है। हाँ, फाइंडिंग पिक करें, टाइम बहुत है। फाइंडिंग पिक करें और ध्यान से ना 20-30 सेकंड देख लेंगे इसको। अच्छा, ये MRI पे टर्सन ऐसा नजर आता है, ये ब्लीड नजर आ रही है ना इंट्राओक्यूलर, ठीक है, बायलेटरली आ रही। मैम इसमें तो ब्रेन में फ्लेयर ब्लीड कम। फ्लेयर में अच्छा इंटरवेंट्रिकुलर फ्लेयर में ठीक है। इंट्रावेंट्रिकुलर फ्लेयर में देखना है, हम्म, ठीक है। आ गई नजर? हम्म, ये हाइपरडेंसिटी सल्काई के अंदर आ गई नजर। जी में चल ब्लीड आ रहा है। हाँ, इंट्रावेंट्रिकुलर भी आ रहा है, ये आ रहा है। चलें, अब ये पैरोटिड्स हैं और बायलेटरल पैरोटिड्स के अंदर मल्टीपल सिस्ट्स हैं, मिडिल एज फीमेल है और उसको रूमेटॉइड है, ठीक है। अब क्या डायग्नोसिस बनाएंगे? अब अगर ये सिस्ट ऐसे हों या फिर ये बड़े बड़े पैरोटिड्स एनलार्ज हो जाएं और शॉगरन सिंड्रोम है, ठीक है। तो अगर बच्चा हो और इस तरह सिस्ट हो फिर क्या बनाएंगे? वॉर्डेंस ट्यूमर वो उस फिर सिस्ट आते नहीं, फिर उसमें पैरोटिड्स में एड्स के साथ होती है ना इसकी एसोसिएशन, जी मैम वो वो सिस्ट लिम्फो एपिथेलियल सिस्ट
लिम्फोएपिथेलियल सिस्ट की, ठीक है। हम्म और ये जो है ना इसके अंदर मल्टीपल, ये मैं सीटी पे आपको दिखाया, सीटी आया नहीं था, मैंने कहा चलो केस सीटी पे दिखा देते हैं। ये मल्टीपल सिस्ट हैं बायलेटरली और पैरोटिड्स में, और मल्टीपल कैल्सिफिक स्पेक्स हैं, ठीक है। तो ये कैल्सिफिक स्पेक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक ही पेशेंट का डिफरेंट लेवल पर है। और इसका राइट साइड पे ना एक सिस्टिक मैस ली है ना इंटरनल सेप्टेशन के साथ। अब ये शॉगरन का पेशेंट है और उस ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से उसमें ये फ्लैबोलिट्स बने हैं। और ये जो मैस है ये है पैरोटिड सिबेशियस लिम्फेडिनोमा, जो शॉगरन के पेशेंट्स में बन जाता है। सिबेशियस लिम्फेडिनोमा, पैरोटिड के अंदर सिबेशियस लिम्फेडिनोमा, और है ये जो है ना ये शॉगरन का पेशेंट ये भी, ठीक है। अब ना इस तरह का इमेजेस थे, उसमें स्पाइन की फाइंडिंग थी और लिखा हुआ था कि टाइप 2 डायबिटिक है पेशेंट, टाइप 2 डायबिटीज के साथ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है, कह लेंगे DWI भी था, ADC भी था। अब इतनी सी स्पाइन, वो स्पाइन का प्रोटोकॉल भी नहीं था। उसमें कुछ लोग कह रहे थे कि स्पाइन के अंदर एनहांसिंग मैस था। अब बस जिसको फिर जो नजर आए फिर वो लिख दे, इसलिए मैंने स्पाइन के अंदर आपको ये मैस दिखाया है। इंट्रामेडलरी मैस है ये, फ्यूजिफॉर्म एनलार्जमेंट हो गई है कॉर्ड की, ठीक है। ये हमारे पास T2 सीक्वेंस है सैजिटल, और ये हमारे पास T2 एक्सियल है। उसमें देखें आप ये हमारे पास जो कॉर्ड है ना वो ही थिकंड हो गया है, और पोस्ट कंट्रास्ट पे इसकी एनहांसमेंट भी आ रही है। जी 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 मैम ऑटोइम्यून पैंक्रियाटाइटिस का केस था, मैंने पूछा था। कुछ लोग कह रहे हैं ऑटोइम्यून पैंक्रियाटाइटिस का ऑटोइम्यून था, कुछ लोग कह रहे थे कि ना उसका था स्पाइन में मैस था, ठीक है। मैंने अलबत्ता पैंक्रियाज के लिखा था कि उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन आ रही है, मैं फाइंडिंग लिखी थी। क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस करके यूं करके उसको मैंने सम अप खुद किया था, लेकिन स्पाइन के अंदर मुझे मैस नहीं नजर आया था। बाद में लोग कह रहे थे स्पाइन का मैस है, अब मुझे सही रिकॉल भी नहीं हो रहा था, लेकिन मैं आपको अपना बता रही हूँ कि वो एब्डोमिन का MR था, स्पाइन का MR नहीं था। जो एब्डोमिन का प्रोटोकॉल पे MR था तो उसमें तो फिर टाइप 2 डायबिटीज है तो पैंक्रियाज को ही फोकस करना था ना। तो जिन लोगों ने रिकॉल्स लिखी हुई हैं उन्होंने लिखा हुआ था कि उसके अंदर स्पाइन में मैस था, इसलिए मैंने ये इमेज साथ में आपको लगा दी कि स्पाइन में जो है ना इंट्रामेडलरी ट्यूमर्स ऐसे होते हैं, लेकिन वो स्पाइन का प्रोटोकॉल होना चाहिए फिर MR का, पूरा एब्डोमिन नहीं होना चाहिए, ठीक है, समझ आ रही। और वो जो हमें आया था उसमें ना रिस्ट्रिक्शन पैंक्रियाज के अंदर आ रही थी, कोरेस्पॉन्डिंग उसके DWI पे हाइपर इंटेंस था और ADC के ऊपर ना हाइपो इंटेंस सिग्नल था कोरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। चले, ये मैमोग्राम है, MLO व्यू, इसके अंदर हाई डेंसिटी मैस्लियन है विद इरेगुलर इल डिफाइंड मार्जिन्स, और माइल्डली स्पिकुलेटेड भी हैं मार्जिन्स, और साथ में उसमें ना अब हम इसमें लग रही हैं ये माइक्रो कैल्सिफिकेशंस, फर्दर उसके लिए देखेंगे। लेकिन हमारे पास ये देखें यहाँ पे स्किन पे अल्सर बना हुआ है और निपल रिट्रैक्शन है, और यहाँ पे स्किन थिकनिंग है, और एक्जिला में हमारे पास लिम्फ नोड्स आ रहे हैं, या ये तो इक्वल डेंसिटी का ही है, इसकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है ना, तो ये मेटास्टेटिक ही लग रहा है डिपोजिट, ठीक है। आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन भी है, ठीक है। तो ये वाला इमेज जो है DR मैमोग्राम है, DR, CR होगा तो CR लिख दीजिएगा। तो बायरेट्स 5 बनाइए, ये ब्रेस्ट में मेटास्टेटिक डिपॉजिट के साथ लग रहा है ये वाला मैस, आप लोगों को जो आएगा फिर उसके मुताबिक लिख दीजिए, ठीक है। इस पे फाइंडिंग्स तो पता चल गई है ना, इस वाले ट्यूमर में क्या है। मैंने मेमो का सेशन लिया था, उसमें मेमोग्राफी बहुत डिटेल से पढ़ाई थी। तो इसमें किसी को कोई और चीज पूछनी है तो वो पूछ सकता है। डॉक्टर आशा, एक क्वेश्चन था। हाँ जो बायरेट 5 लीजन होगा जिसमें साथ में निपल
रिट्रैक्शन, स्किन थिकनिंग वगैरह मिलेगी, उसमें हम हम्म इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा का कब लेवल करेंगे? इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा का तब करेंगे जब हमें लीजन नहीं नजर आ रहा। अगर हमें लीजन नजर आ गया है, ठीक है, सही। लीजन नजर आ गया है, फिर तो हमने उस लीजन को बायरेट देना है ना। और अगर ब्रेस्ट खुद इतनी स्वॉलन है कि आपको उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा नजर आ रही है कि वो ग्रॉस मतलब आप कहें कि एसीआर कैटेगरी डी में चली गई है, ठीक है, या वो ठीक। इन्फ्लेम, क्योंकि मेमो हमेशा हम ना अल्ट्रासाउंड करके रिपोर्ट देते हैं। जो इन्फ्लेमेटरी से होता है उसमें जिस तरह मेस्टाइटिस की ब्रेस्ट होती है वो उससे बहुत ज्यादा स्वॉलन होती है और इतना एडिमा होता है कि जो हमारा अल्ट्रासाउंड है वो हमें नीचे मैस नहीं दिखाता, वो ऑब्स्क्योर हो जाता है एडिमा की वजह से, नीचे बीम जा ही नहीं सकता, जा ही नहीं पा रहा होता बीम, ठीक है। तो जी। फिर उसमें हम लिख देते हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फ्लेमेटरी कार्सिनोमा कैन नॉट बी रूल्ड आउट। तो अगर उसी पेशेंट का मेमो आपके पास है तो उस मेमो में फिर आप देखेंगे कि डेंसिटी का चेंज है, अगर वहां मिल रहा है या आपको कहीं कहीं एसिमेट्रिक डेंसिटी भी नजर आ रही है तो फिर उसको अल्ट्रासाउंड के ऊपर फॉलो करेंगे आप। जो ठीक हो मेमो है ना गया। इसकी रिपोर्ट देना थोड़ा सा केस टू केस प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। सही, जब बिल्कुल। प्रैक्टिस करते हैं ना तो फिर उसका जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वही सही आपको गाइड कर सकते हैं। उसमें यही होगा कि आप ना उसको देखेंगे केस को, जहां डेंसिटी आपको लग रही है उसको फिर देखेंगे, सही। ठीक, ठीक। चलें। अब ये एक केस है, टाइम तो हो गया, 2 मिनट रह गए, अब जल्दी जल्दी करते हैं। केस बिल्कुल ऐसा नहीं था मेरा। यहाँ पर ये वाला केस लाने का मतलब ये है, ये कार्डियक एमआर इमेजेस हैं, यहाँ पे प्रोस्थेसिस है, और प्रोस्थेसिस कहाँ पर है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ट्रैक के ऊपर, ये एओर्टा जा रही है, तो आउटफ्लो ट्रैक के ऊपर प्रोस्थेसिस है, तो क्या कहेंगे उसको फिर? एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट हुई हुई है ना। इसको देखिए, हमारे उन्होंने व्यूज भी पूछ पे थे, हमारा शॉर्ट एक्सिस व्यू आउटलेट व्यू है, ये हमारा लॉन्ग एक्सिस वेंट्रिकुलर व्यू या 2 चैम्बर्ड व्यू है, ठीक है। इसमें हमारा 3 चैम्बर्ड लॉन्ग एक्सिस व्यू है, ये हमारा शॉर्ट एक्सिस व्यू है, और इसमें भी आउटलेट लिख सकते हैं आप, इसमें भी ये एओर्टा के अंदर। और ये जो हमें यहाँ पे इंटेंसिटी डिफर कर रही है ना, ये हमारे जेट की वजह से आ रही है, टर्बुलेंस की वजह से इंटेंसिटी डिफर कर रही है एओर्टा के अंदर, ठीक है। अच्छा, साथ में ये वाला दिया हुआ हो तो फिर इसको आप क्या बोलेंगे कि 4D फ्लो एमआर है, ठीक है, फ्लो क्वांटिफिकेशन के लिए। ये एओर्टिक, यहाँ पर एओर्टिक वाल्व इसका रिप्लेस हुआ है, तो फिर उसको उन्होंने फ्लो डायनामिक्स देखने के लिए जो है ना वो फ्लो एमआर किया है। तो उसके यही उसका पूछा यही हुआ था कि ये सीक्वेंस कौन सी है, तीन ही क्वेश्चन थे उसके ऊपर, सीक्वेंस कौन सी है, और साथ में ये कि स्टडी कौन सी है, सीक्वेंस कौन सी है, और जो इसमें प्रोसेसेस क्या है, और ये जो अलहदा से ये कलर्ड है डायग्राम, ये क्या इसका नाम है, ठीक है। जो एमआर कार्डिक एमआर होता है उसमें वाइट ब्लड पूल, ब्लैक ब्लड पूल इमेजेस होते हैं, ठीक है। जो वाइट ब्लड पूल इमेजेस होते हैं ना, उसको अंदर ये एसएसएफपी सीक्वेंस लगाते हैं, ठीक है। एसएसपी कहते हैं मतलब। हाँ, गेटेड आप कह लें, गेटेड जो है ना ग्रेडियंट इको सीक्वेंसेस ऑफ कार्डियक एमआर। ईसीजी गेटेड होता है ना, कार्डियक एमआर भी और कार्डियक सीटी भी। एक मैडम HAST होता है ना, एक HAST होता है कि कौन? हेस्ट सीक्वेंस की बात कर रही हैं? ये एसएसएफपी सीक्वेंस ना, ये कार्डियक एमआर की सीक्वेंसेस में सीक्वेंस है, ये वही सीक्वेंस है, वही ली जाती हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये एओर्टिक स्टेनोसिस का फ्लो एमआर है। ये वाला इमेज वो जो हमें आया था वो एओर्टिक वाल्व प्रोस्थेसिस था लगा हुआ और उसके साथ था। अच्छा, ये है सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम है, ठीक है। प्रॉक्सिमल ऑस्टियम के ऊपर जो है वो डीएसए इमेजेस हैं,
और सबक्लेवियन के उसमें एओर्टा भी पूरी दिखाई हुई थी, डीएसए एओर्टोग्राम था। और जब एओर्टा के अंदर कंट्रास्ट था ना, तो सबक्लेवियन जो है ना फर्स्ट पार्ट उसका कट ऑफ, एब्रप्ट कट ऑफ हो गया, तब बाकी आउटलाइन नहीं हुई थी। ठीक है, अच्छा उसके बाद जब दूसरी तरफ हमें दिखाया गया था इमेज, वो ऊपर से वर्टिब्रल नीचे से उस पार्ट को फिल कर रही है, थर्ड पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट को। तो फिर एक इमेज था जिसमें जो है ना उसकी एम्बुलेक्टमी की है, कैथेटर, उस एम्बुलस को रिमूव किया, जो उसकी ऑब्स्ट्रक्शन थी उसको रिमूव किया, स्टेंट डाला और वो फिर ठीक हो गई। तो ये बिल्कुल ऐसी आप लिखेंगे, एंजियोग्राफी शोज occlusion at the origin of left subclavian artery, reversal flow in the left vertebral artery and identified subclavian steal syndrome, percutaneous transluminary angioplasty with stenting for proximal left subclavian artery occlusion with normal flow in the left vertebral। बाद में आ गई, सही। ये तो सभी को आता है ना, सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम। चलें, अब ये हमारे पास कोरोनल इमेज है ना, तो ये क्या डला हुआ है? ETT हो सकती है, क्या हो सकती है? ETT। सीवीबी लाइन ट्रैकियोस्टमी। पेस मेकर है ये सबक्यूटेनियस टिश्यू में। अच्छा ये वाला जो है ना, ये तो पेस मेकर ही है। नहीं नहीं, ये पेस मेकर नहीं है। अच्छा मेरी बात सुने, ये पेशेंट जो है ना, ये टोटल पारेंटल न्यूट्रिशन पे है, तो ये इसमें सीवीपी कैथेटर डला हुआ, राइट साइडेड। ठीक है, अच्छा इसी तरह का इमेज ऐसा नहीं था, लेकिन एक कैथेटर नजर आ रहा था कोरोनल के ऊपर ना, यूं करके, सही है, यहाँ पर, यहाँ से इधर से नजर आ रहे थे यूं करके। और वो जब आइडेंटिफाई किया गया तो वो इक्सुविगस के अंदर था, एनजी थी शायद ना। और इसी तरह उसका जो लंग विंडो थी उसके अंदर ना मल्टीपल कैविटेटरी लियंस थे, और कुछ लियंस के सराउंडिंग में ग्राउंड ग्लास थी, और कुछ लियंस के इसी तरह की कैविटी थी, कुछ इसी तरह के लेयन था। अब इस लेयन को डिस्क्राइब करेंगे क्या है। और टीपीएन वाला पेशेंट था, शायद हिस्ट्री में लिखा हुआ था कि टीपीएन पर है पेशेंट। तो मतलब ये कि उसकी इम्यूनिटी जो है वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज हुआ ना, तो फिर वो एस्परजिलोसिस था, सेमी इन्वेसिव ना, सेमी इन्वेसिव एस्परजिलोसिस था। और ये है एक्सक्यूज मी मैम, एयर एक्सक्यूज मी, क्रीसेंट ये साइन। क्रिसेंट क्यों बन रहा है इस अरे टाइम? एयर एस्परजिलोसिस क्रीसेंट, ये क्रिसेंट बन रहा है। हाँ जी, ये एयर क्रीसेंट साइन है। ठीक है, एयर मोनोड और एयर क्रीसेंट में ये फर्क होता है। जो एयर क्रीसेंट यहाँ पर होता है ना, ये हमारा ना एंजियो इन्वेसिव के बाद जो सेमी इन्वेसिव होता है, वो उसमें इम्यूनिटी थोड़ी बेहतर हो रही होती है, वो क्रॉनिक नेक्रोटाइजिंग होती है डिजीज, क्रॉनिक नेक्रोटाइजिंग स्पर्जिलोसिस। उसमें ऐसे होता है कि जो नेक्रोज हो जाता है लंग का, पेरेन्काइमा नेक्रोज होके रिट्रैक्ट हो रहा होता है, जहाँ रिट्रैक्ट होता है वहां ऊपर कैविटी बन जाती है, एयर आ जाती है, एयर क्रीसेंट। तो जो लंग की बॉल है ना, ये मोबाइल नहीं होती। ठीक है, ये मीडियली अपना नॉर्मल जो पेरेन्काइमा लंग का उसके साथ अटैच्ड है। ठीक है, जो एस्परजिलोमा की जो फंगल बॉल होती है, माइसिटोमा वाला, तो उसके अंदर वो मोबाइल होती है, कैविटी के अंदर वो पड़ा होता है माइसिटोमा। उसको फिर हम प्रोन पोजीशन पे करेंगे, एयर कंफर्म प्रोन पे करेंगे ना। करके कंफर्म करते हैं, उस साइन को जी कहते जी, हैं एयर मोनोड साइन। ठीक। और ये है एयर क्रीसेंट साइन। ठीक है मैम इसमें हिस्ट्री उन्होंने दी हुई थी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड के इस हाँ, मुझे केस में लग रहा है कि उन्होंने। उसमें हिस्ट्री थी, टीएन पर है पेशेंट। अच्छा मैम मैंने उसका एस्परजिलोमा ही लिखा था, पर मुझे कहा सब लोगों ने कि सेप्टिक एम्बुलाई का केस था वो। नहीं, कोई सेप्टिक एम्बोलाई नहीं था। ये था उसका, अब मुझे इससे सही याद नहीं पड़ा, लेकिन ना वो मेरे ख्याल है कि उसमें कुछ लियंस के सराउंड में ग्राउंड ग्लास भी थी। चलिए आप जो है ना वो कि इस तरह से याद कर लें कि जब आएगा तो फिर आप ध्यान कर लेंगे किसी लियन के सराउंडिंग में कंसोलिडेशन ग्राउंड ग्लास है। ठीक है, और अगर सेप्टिक है पेशेंट तो उसमें कार्डियक या कहीं और कोई कॉज
फिर नीचे इधर लीवर इधर उधर देखें कहीं कोई एब्सेस बन रही, फिर उसकी कॉज देख लें, उसके फिर वो ग्राउंड ग्लास तो इन्वेजिव एस्परजिलोसिस में भी होती है ना? हाँ, ये यही आपको बता रही हूँ, जब पेशेंट इन्वेसिव एस्परजिलोसिस का होता है ना, और अगर उसको ट्रीटमेंट दे दिया जाए या उसकी इम्यूनिटी बेहतर हो, तो वो सेमी इन्वेसिव में आता है वो पेशेंट। सेमी इन्वेसिव में उसको क्रॉनिक नेक्रोटाइजिंग डिजीज डेवलप होती है, जैसे 1-2 महीने उसको हो गए, इम्यूनिटी भी बेहतर हो रही है या ट्रीटमेंट ले रहा है, ठीक है, तो फिर जो है क्या होगा, फिर वो इस तरह डिवेलप हो जाएगा ना, फिर जो अंदर कंसोलिडेशन है वो फर्दर डिजीज प्रोग्रेस भी तो करती है ना, तो दोनों इकट्ठे भी मिल सकते हैं, किसी के सराउंडिंग में ग्राउंड ग्लास भी मिल रहा है, जिस तरह ये हमारे पास है, तो ये सेमी इन्वेसिव हो गई स्पॉन्जिलोसिस। हिस्ट्री उसको फिर आपको वो करेगी फर्दर गाइड। मैडम ये पहले इमेज में काइंडली बताइएगा, ये क्या बताया हुआ है इन्होंने? फर्स्ट वाला इमेज है ये वाला, एरोज जहाँ लगे हुए हैं। ये आपको क्या लग रहा है? आपको पेसमेकर लग रहा है? ये ना इसकी फ्यूजन के साथ है, प्लूरली फ्यूजन के साथ है। ये इसको डाला गया है, पेरिफेरली प्लेस्ड सीवीपी लाइन डाली गई है। लाइन ही डली हुई, उसमें भी डॉक्टर आशा लाइन ही डली हुई है, पेरिफेरली प्लेस्ड सीवीपी लाइन डली हुई है और पेशेंट ने इफ्यूजन डेवलप कर ली है, ठीक है। ये तो मैंने आपको ऐसे ही दिखाने के लिए किया है कि ये इसमें ये ईटीटी डली हुई है और ये जो है वो वहां पर ना ईसोफिगस यहाँ तक का आउटलाइन हो रहा है, जिसके अंदर ना वो थी, वो एनजी मैंने एनजी लिखी थी, वो ईसोफिगस था जिसमें ट्यूब जा रही, कोरोनल दिखाया हुआ था। यहाँ तो ये ट्रेकिया है। कंट्रास्ट दिया हुआ है ना लाइन के थ्रू, इसलिए हाइपरटेंस आ रही है इसकी। हाँ, ये कंट्रास्ट दिया हुआ है इसलिए हाइपरटेंस आ रही है। हाँ, सौरभ ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। चले, ये क्या है जी, डिस्क्राइब करें आप। ये तो लिखा ही हुआ है ना क्या है, फॉलन लंग है, फॉलन लंग। उसमें मैंने एक और केस, जिन्होंने चेस्ट का सेशन लिया था, उसमें केस दिखाया था। अगर हमारे पास इसमें देखिए आप ना, राइट मेन ब्रोंकस ट्रेकिया, ये लेफ्ट मेन ब्रोंकस यहाँ तक आ रहा है। जो लंग है जब वो कोलैप्स करता है, ये तो न्यूमोथोरेक्स है ना, जो आमतौर पर लंग जब कोलैप्स करता है तो किस तरफ कोलैप्स करता है? मीडियली जा रहा होता है, टुवर्ड्स द हाइलम, टुवर्ड्स द हाइलम, जहाँ पे वो मीडियास्टम के साथ लगा हुआ है, ठीक है, जहाँ अटैच है, तो इधर को वो हाइलम की तरफ कोलैप्स करेगा। तो ये जो न्यूमोथोरेक्स है सारी, इसने तो नहीं किया इसको, इसमें ये हुआ, इसका मतलब है यहाँ इसके ब्रोंकियल इंजरी है, खास तौर पे ब्रोंकियल इंजरी 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम किराइना होती है। अगर लंग इंफीरियरली, पोस्टो इंफीरियरली या लेटरली कोलैप्स करे ना, और इस तरह से लेटरली हो जाए, तो इसका मतलब है वो फॉलन लंग साइन आ रहा है। और न्यूमोथोरेक्स इसमें अगर है तो इसका मतलब है हम ब्रोंकियल इंजरी को रूल आउट, ये ब्रोंकस रप्चर की वजह से है, फिर होता ब्रोंकस रप्चर की वजह से, ठीक है। सीटी करके तो उसको उसके लोकेशन को देखेंगे, फौरन से मल्टीडिसिप्लिनरी टीम ये वो सर्जन को इन्वॉल्व करेंगे और कर देंगे इसको, सर्जिकल इसकी मैनेजमेंट होगी। और अगर पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स हो और परसिस्टेंट हो तो फिर भी ब्रोंकियल इंजरी को रूल आउट करना होता है, ठीक है। चलें, ये एक बच्चा है और ये उसका चेस्ट है और ये उसका एब्डोमेन है, इन दोनों को एक ही एक्सरे पे ले आए, ठीक है। और मोर और लेस फाइंडिंग सेम बिल्कुल नहीं है, ये ईटीटी है, न्यूमोथोरेक्स है इस साइड पे, स्ट्रिक्टली ल्यूसेंसीज आ रही है ना, कुछ ओपेसिटीज भी आ रही हैं इल डिफाइंड, और बेबी जो है ना प्री टर्म है, इसे एपिफिसिस है हमारे पास। तो ये सिस्टिक लीनियर लुसेंसिस नहीं आ रही पेरी हाइलर डिस्ट्रीब्यूशन में, लेफ्ट इस साइड पे भी क्या है, ये डेंसिटीज नहीं आ रही, रोप लाइक डेंसिटीज है। हाँ, इल डिफाइंड कह लें, डेंसिटीज हैं। तो ये लंग में, और यहाँ पर न्यूमोथोरिक्स आ रही है इस साइड पे, ये विजुअल प्लूरल लाइन आ रही है। तो मिकोनियम एस्पिरेशन है, ये मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम है थोरिक्स के अंदर विद न्यूमोथोरिक्स लेफ्ट साइड के ऊपर। और यहाँ पर देखें ये कैल्सिफिक डेंसिटी आ रही है, और बोवेल लूप्स जो है ना
फ्लैंक बल्ज कर रही है, बॉबल लूप प्लेस्ड सेंट्रली है, ठीक है, और इंक्रीज डेंसिटी है इन द पेरिफेरी पर। तो ये एसाइटिस हो गया ना इसको। साइटिस को कर रहा है, ये वो हेल्मर साइन भी आ रहा है यहाँ पर, हेल्मर साइन साइटिस के लिए आता है। कौन सा साइन मैडम? हेल्मर साइन या हेल्मर, अच्छा। हाँ, ये ल्यूसेंसी आ रही है ना, ये लीवर आ रहा है, ये ल्यूसेंसी आ रही है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर फ्लूइड है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, नीचे को गया है कैथेटर, ऊपर को फिर गया है, तो क्या है, एम्ब्लाइकल आर्टीरियल कैथेटर, और ये डायरेक्ट ही इधर गया है, तो ये एम्ब्लाइकल वीनस कैथेटर, ठीक है, आईवीसी के अंदर या उसमें डक्टस फिनोसिस के आगे लेफ्ट पोर्टल से गुजर के डक्टस फिनोसिस से उसके अंदर आईवीसी के अंदर। और मैम ये ईटीटी सही पड़ी हुई है, ये ईटीटी नजर आ रही है। इंटरस्टिशियल एम्फाइसीमा होगा? नहीं, ये पल्मोनरी इंटरस्टिशियल एम्फाइसीमा नहीं है, इसमें है ये मिकोनियम एस्पिरेशन है। पल्मोनरी इंटरस्टिशियल एम्फाइसीमा में मैम जो हमें एग्जाम में आया था वो उसमें कैल्सिफिकेशन भी थी और डायफ्रैग्मेटिक हर्निया था, मिकोनियम पेरिटोनाइटिस था, एब्डोमेन में भी कैल्सिफिकेशन थी। मिकोनियम पेरिटोनाइटिस है, ये मिकोनियम एस्पिरेशन है और ये मिकोनियम पेरिटोनाइटिस है, ठीक है। मैडम ये एब्डोमेन वाली फिल्म में इन्होंने क्या बता रही थी लिवर के पास? हेल्मर साइन। ईटीटी पोजीशन आप दोनों साइड कोलैप्स तो नहीं किया हुआ कोई भी लंग, अगर ईटीटी मिसप्लेस्ड हो तो एक साइड का लंग कोलैप्स कर जाएगा ना, ये तो लंग के अंदर ही इल डिफाइंड डेंसिटीज आ रही है। ईटीटी की पोजीशन ठीक है, उसको नहीं कुछ भी छेड़े, वैसे होती वो क्लेविकल्स तक आनी चाहिए, लेकिन बच्चों में वो नेक फ्लेक्शन, नेक एक्सटेंशन, नेक न्यूट्रल पोजीशन उस पे डिपेंड करती है। ये मिकोनियम पेरिटोनाइटिस तो मिकोनियम आइलिस के साथ होती है, और जो मिकोनियम एस्पिरेशन है ये तो अलग चीज है। इन दोनों का क्या कनेक्शन है? मिकोनियम आइलिस के साथ, मिकोनियम आइलिस के साथ तो एस्पिरेशन नहीं हमने सुना, वो तो बेबी फीसिस पता नहीं पास भी नहीं कर सकता। मिकोनियम क्या कह रही हैं कि मिकोनियम पेरिटोनाइटिस जो है उसका मिकोनियम आइलिस के साथ मिकोनियम पेरिटोनाइटिस जो होता है वो मिकोनियम आइलिस के साथ होता है। हाँ। और मिकोनियम एस्पिरेशन जो चेस्ट वाली बात है ना, इसमें चेस्ट फाइंडिंग्स जो आप कह रही है कि मिकोनियम एस्पिरेशन है, तो ये दोनों एक पेशेंट में। अच्छा मेरी बात सुने, केस ऐसा ही था, उसमें फाइंडिंग इसी तरह की थी, निमोथोरिक्स भी था और इल डिफाइंड डेंसिटीज भी थी और बाकी सारी ये फाइंडिंग थी, और मिकोनियम पेरिटोनाइटिस का केस था। लंग में आपने उसको मिकोनियम एस्पिरेशन देना है तो दे दे, नहीं देना तो ना दे। डायग्नोसिस अब रीडी तो आप पे डिपेंड करता है ना। केस मिकोनियम पेरिटोनाइटिस का था जो एग्जाम में था, मिकोनियम पेरिटोनाइटिस का ही था, मैं भी यही कह रही हूँ। तो लंग में तो मैम जो सारी चेंजेस है उनको भी तो देना है ना कुछ, उनको भी तो फाइंडिंग में देना है ना। मिकोनियम तो एस्पिरेशन क्यों नहीं दे सकते उसको? वो तो फिर ये वही देंगे ना। नहीं, मिकोनियम एस्पिरेशन फिर क्यों नहीं दे सकते आप, मुझे ये तो बताएं, इसको जस्टिफाई करें। तो मेरे ख्याल में तो मिकोनियम आइलिस जो है वो बेबी तो फेलियर टू पास मिकोनियम के साथ आता है, तो वो एस्पिरेट पर कैसे करेगा जो उसने पास ही नहीं किया? फेलियर टू पास मिकोनियम के साथ आता है जी, हिस्ट्री तो ऐसे आती है अक्सर। आपने हिस्ट्री पे जो फाइंडिंग आपको नजर आ रही है, आपने तो उसके ऊपर जाना है ना। 3.2 kg का ये बेबी है, तो उसमें जो चेस्ट की फाइंडिंग है आप उसको क्या बनाएंगी फिर? और इंटरसेक्शन एम्फीसीमा लंग की फाइंडिंग को किस में डालेंगी? ये तो नहीं पता करें से ऐसे तो नहीं ना, ये तो आते हैं लंग के ऊपर बेबी के चेस्ट में टीटीएन है और पाई है और तीसरा मिकोनियम एस्पिरेशन है, ऐसे ही है ना जी। सही है, बस डाल लेंगे। हाँ, उसमें फिर उसको बनाना तो है ना, आप कुछ ना कुछ तो स्टोरी बनाएंगे, ये आप कहेंगे कि उसको हो ही नहीं सकता अब ऐसे मैम नहीं। वो पोस्टडेट हो गया था, उसका सी सेक्शन हुआ तो उस तरफ मिकोनियम पेरिटोनाइटिस था और ऊपर टीटीएन हो गया। नहीं, ऊपर टीटीएन नहीं था, टीटीएन ऐसे टीटीएन सिमेट्रिकल होता है, टीटीएन में निमोथोरिक्स नहीं आता होता, टीटीएन तो रिजॉल्व हो जाता है। हाँ, वो खुद ही रिजॉल्व हो जाता है। टीटीएन तो रिजॉल्व होता है, टीटीएन सिम्टोमेटिक इतना ज्यादा कभी नहीं जाता, बच्चा ठीक हो जाता है 1-2 दिन बाद, खुद ही रिजॉल्व।
वो केस में ना कैंसर डेंसिटीज एब्डोमेन के साथ हाँ, डायफ्मेटिक हर्निया था। अगर आपको के कंटूर्स नजर आ रहे हैं तो उसको आप लिख देंगे ये हर्निया नहीं है। अगर डायफ्राम के कंटूर्स ठीक नहीं है तो फिर लिखेंगे डायफ्मेटिक हर्निया है। अब क्योंकि मुझे जो सही याद नहीं हो रहा। कैल्सिफिक डेंसिटीज थी ना वो एब्डोमेन के साथ साथ लेफ्ट साइड के चेस्ट पे भी एक्सटेंड कर गई लेफ्ट साइड और के सिर्फ चेस्ट विद सिस्टिक लुसेंसीज थी लेफ्ट पे लेफ्ट लंग। हाँ, इतना तो मुझे याद कुछ पड़ रहा है कि डायफ्मेटिक हर्निया भी था किसी केस के अंदर। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद। पेरिटोनाइटिस था। चलें, अब जो भी आपको फाइंडिंग आएगी ना उस वक्त, तो फिर उस वक्त वो लिख दीजिएगा। यहाँ जो मैंने आपको ये एक्सरे दिखाया है ना, ये मेकोनियम एस्पिरेशन का दिखाया, इसमें तो आप कहते हैं ना कि मेकोनियम एस्पिरेशन, यहाँ तो डायफ्मेटिक हर्निया नहीं है। डायफ्मेटिक हर्निया होगा तो फिर वहां तो डायफ्राम कॉन्टूर आपको नहीं नजर आएगा, और फिर बड़ी बड़ी सिस्टिक लुसेंसीज आ जाएंगी, ठीक है। और जहाँ डायफ्राम का कंटूर नहीं होगा तो फिर उसको आप डायफ्मेटिक हर्निया लिख दीजिएगा। अब एग्जैक्ट केसेस तो नहीं आने, और जो रिपीट होता है मैक्सिमम 1 या 2 रिपीट होते हैं, सारे नहीं रिपीट होते हैं, नए नए केसेस आएंगे। सही है, चलें, सही है। बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहें फिर अपनी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। वाला फर्स्ट हाँ जी, वाला केस नो, फर्स्ट केस दिखा दे, फर्स्ट केस। मैम आप इन केसेस की पीडीएफ भेजेंगी? नहीं जी, मैं पीडीएफ नहीं भेजूंगी। मैंने आपको कहा था कि ये ऑनलाइन सेशन है। पीडीएफ आपने रट्टे लगा के क्या करना है यार, एग्जाम में ये वाले केसेस थोड़े होते हैं। नहीं इतने मतलब गूगल यही भरी पड़ी टॉपिक है इमेजेस देखने के लिए। मैम यही टॉपिक देख के हम रेडियोपीडिया से और केसेस देख लेंगे ना। आप ये कह रही हूँ। ढेर केसेस देखे ना, जो केसेस क्या थे वो तो बताया हुआ है, वो लोगों ने कीज बनाई हुई हैं क्या क्या थे। तो अपनी ना ग्रिप स्ट्रॉन्ग करें केस के ऊपर, रेडियोलॉजी के ऊपर, ना कि एक ही केस को रटा लगाने की। ठीक है, उस डिजीज को पढ़ें, उसकी पैथोजेनेसिस को पढ़ें, फिर उसको करें सारा। ये वाला जो था ये डीप सेल का साइन है, और ये एसीएल टीयर के अंदर एक टॉन एसीएल में आता है जब कंप्लीट टॉन हो जाता है। इसमें यहाँ पे देखें ये जॉइंट स्पेस वाइडनिंग है यहाँ पर, और यहाँ पे जॉइंट डिफ्यूजन आ रही है, और यहाँ पे हमारे स्पाइंस नॉर्मल है, उसी कोई मरना इवर्सन फ्रैक्चर नहीं है, कोई सीगंड रिवर्स सीगंड नहीं है। ठीक है, ये डीवीएसटी है और एम्प्टी डेल्टा साइन आ रहा है। बस इतना ही रिपीट करना था। मैम इस केस में ये जो नीडल इनसाइड एक में था कि अंदर के हुए मास्क के अंदर, दूसरा उसके थ्रू एंड थ्रू पास हुआ था। वो कह रहे थे कि हाँ इसमें कौन सा करेक्ट है? हाँ, तो कौन सी ग्रेड है ना, आप बताएं। मास्क के अंदर मैम मैं हमारे समझ जो केस में आई थी ना, एक जो थी वो बिल्कुल बाहर चली गई थी मास्क के बाहर, और एक जो थी वो बिल्कुल मास्क के करीब थी, उसकी टिप अंदर नहीं गई हुई थी। ये 2 ए डिफरेंट और केसेस हैं, और ये पोजीशंस बिल्कुल ठीक हैं दोनों की। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए दिखाई है। अगर यहाँ पे ये मैं ठीक वाली पोजीशन दिखा रही हूँ तो इसका मतलब है जो ऐसी पोजीशन थी वो ठीक थी। जो मैथ्स के बाहर नहीं चला जाएगा तो फिर वो तो ठीक नहीं होगा ना। नहीं, वो वाला था मैडम हमारे, मुझे जहां तक याद पड़ता है ना, ये वाला तो ठीक है ना। उसमें इस तरह का था कि एक मास्क के बिल्कुल टिप उसके मास्क तक बस पहुंच करीब ही थी उसके, और एक जो थे उसके थ्रू एंड थ्रू गई हुई थी। आई डोंट नो जिसमें कौन सा करना था। कुछ लोग कह रहे थे ये जो थ्रू एंड थ्रू गई हुई ये ठीक था, पता नहीं। नहीं, जो टिप पे होगी वो ठीक नहीं होगी, क्योंकि जाहिर है जब वो फायर अच्छा, ये केस ना मैंने इसीलिए ही रखा था। मेरी बात सुने, ये जो होती है ना, ये सारी ये बायोप्सी नीडल है, सही है। इसके आगे जो इतना होता है ना, ये होता है सैंपल नॉच। ठीक है, ये बायोप्सी नीडल यहाँ तक आई है। ठीक है, ये सैंपल नॉच है। बायोप्सी नीडल के ऊपर ये कटिंग कैनुला होता है, काटना इस कैनुला ने है। नॉच सैंपल ले लेती है, जहां तक ये कैनुला रहेगा वहां तक कट होगा। अगर तो इस तरह का कुछ हो कि सिर्फ सैंपल नॉच थोड़ी सी बाहर हो और बाकी ये हो, तो ये पोजीशन भी ठीक है। ठीक है, और अगर पूरी की पूरी ये कटिंग वाली ही बाहर चली जाए, फिर मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा अगर बाहर चली जाए फिर तो नहीं ठीक है। सही है।
बहुत बाहर नहीं गई थी, जिस तरह आपके इस वाले इमेज में थोड़ी सी बाहर है और एक इमेज इस तरह की थी कि वो अभी मास तक नहीं पहुंची थी लेकिन बिल्कुल उसके करीब थी। तो हाँ, बस फिर जो ये वाली थी ना वो ठीक थी। ठीक है, ठीक सही है, ठीक है चले सही। ठीक थैंक यू। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। मैम स्पॉट 6 बता दें प्लीज एक दफा। क्या बता दूं? 6 स्लाइड जो थी। मैम फिफ्थ भी बता दें। फिर बता दूं। मैम जो बायोप्सी निडल जो मांस के अंदर नहीं गई ना वो वाली ठीक हो, क्योंकि जब हम उसको गन को फायर करते हैं तो फिर वो मांस के अंदर चली जाती है। तो हम उसको जब अगर बहुत छोटा मांस होता है तो हम उसको टिप पे रखते हैं और जब हम उसे फायर करते हैं तो फिर वो मांस के अंदर चली जाती तो इसमें मैथ्स की कोई है मेजरमेंट कि वो कितना होगा? है। यानी मांस के जो बाहर चली गई वो तो बिल्कुल ही गलत है ना। जो मांस से पहले वो मैम हम पर्टिकुलरली शुरू जो में रखते हम हैं लोग ताकि जब देखते हैं ना, गन फायर करें तो अंदर चले जाए। हम ऐसे ही करते हैं बायोप्सी। मैम जब हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड वैसे करते हैं तो इसी तरह करते हैं कि थोड़ा डिस्टेंस रख के, क्योंकि मैम ये कहती हैं कि अब फायर करेंगे तो वो थोड़ा आगे जाएगा ना, जाहिर है हम्म नीडल। ठीक है, सही है। फिर जो जी मैथ्स के बाहर थोड़ी सी होती है मार्जिन जी तक, तो वो छोटे मैथ्स में फिर वो वाला ठीक होगी। जी जी ठीक है। सही। वैसे ये वाली जो पोजीशंस दी हुई हैं ये ठीक ही पोजीशंस दी हुई हैं जो आपको ये दिखाई हुई है। जी वो ठीक वाली है। ये वाली पोजीशन ठीक है दिखाई हुई है जो। हाँ इस टाइम ये तो ठीक है ये वाली सही। हाँ चलें, सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह। फॉर्म्स का हाँ बता दें। फिफ्थ वाली जो उसमें वेव फॉर्म्स पर। फिफ्थ जो है ना वो AVF है। मेरी बस हो गई है यार, 9 बजने वाले हैं बोल बोल के। इसमें फर्स्ट वाली वेव फॉर्म में आपने क्या बताया था? सेकंड में तो आपने कहा था ना आर्टीरियल फिब्रिलेशन हो गई है। हाँ, अब ये स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग आ रही है, ये वाला आर्टियलाइजेशन हो गई है वीनस वेवफॉर्म की, और टर्बुलेंस है, ठीक है, और एलाइजिंग है और डिफेक्ट है, जो बस आपको वहां नजर आएगा तो वो ठीक है। चलें चलें, सही। थैंक अल्लाह यू। हाफिज, फी मान।